एपिसोड 61 टू 70। अध्याय 61। बढ़ती हत्या की मंशा। जियान चेन तेजी से घास के बीच से गुजरा। उसकी हल्की हवा वाली तलवार सफेद रोशनी की एक लकीर में बदल चुकी थी। उसने अपनी तलवार से कई दिशाओं में तेजी से वार किए। उसकी तलवारबाजी तेज और सटीक थी। जियान चेन की तीव्र गतिविधियों के बाद हवा ने सूखी पत्तियों को हवा में बिखेर दिया, जो जियान चेन के चारों ओर कोमल नृत्य करने वाली तितलियों की तरह फड़फड़ाने लगीं। और इसी क्षण जियान चेन की तलवारबाजी में अचानक बदलाव आया। हालांकि उसकी तलवारबाजी की तकनीक अभी भी तेज थी, लेकिन तलवार के हर वार के साथ हवा में एक सीटी जैसी आवाज उठती थी और एक ऐसी धुंधली छवि बन जाती थी जिसे कोई आम इंसान आसानी से नहीं देख पाता था। कुछ क्षण बाद जियान चेन के हाथ में तेजी से नाचती तलवार अचानक रुक गई। लेकिन इतने लंबे समय तक गहन अभ्यास के बावजूद वह बिल्कुल भी हौंफता हुआ नहीं लग रहा था और बल्कि सामान्य रूप से सांस ले रहा था। और उसी समय जियान चेन ने अपना उन्मादी नृत्य रोक दिया। उसके चारों ओर उड़ रहे सारे पत्ते चूर्ण बनकर जमीन पर बिखर गए। केवल कुछ ही पत्ते पूरी तरह से साबुत बचे थे, लेकिन उनमें से कुछ पर तलवार शब्द लिखा हुआ था। यद्यपि प्रत्येक पत्ते पर शब्द का आकार अलग अलग था, फिर भी वह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था और प्रत्येक पत्ते के पूरे भाग को ढके हुए था। हालांकि कुछ अन्य पत्तों पर भी तलवार शब्द लिखा हुआ था, लेकिन कुछ रेखाएं गायब थीं, या तो अस्पष्ट थीं या अधूरी थीं। अगर कोई और इस नज़ारे को देखता तो यकीनन इतना हैरान हो जाता कि उसका मुंह खुला का खुला रह जाता। ये दृश्य इतना अचंभित करने वाला था कि इस पर विश्वास करना मुश्किल था, क्योंकि पत्तियां हवा में बेतहाशा तैर रही थीं और बीच बीच में दूसरी पत्तियों से गुंथी हुई थीं। हवा में लगातार अपनी जगह बदल रही पत्तियों के बीच किसी एक पत्ती पर ध्यान केंद्रित करने से ही किसी का सिर चकरा जाता। ये सोचना तो और भी असंभव था कि किसी ने उनमें से किसी एक पर तलवार शब्द साफ साफ लिख दिया हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पत्तियां बहुत नाजुक थीं और जरा से स्पर्श से भी टूट सकती थीं। बिना एक भी खरोंच छोड़े तलवार से ऐसा कारनामा करना स्वर्ग तक पहुंचने जितना कठिन था। यदि लोगों को पता चल जाए कि जियान चेन ने क्या किया है, तो उसका नाम और प्रतिष्ठा पूरे तियान युआन महाद्वीप में कम से कम समय में घोषित हो जाएगी। अभी भी सही सलामत पत्तों को धीरे धीरे जमीन पर गिरते देख जियान चेन मुस्कुराते हुए मन ही मन बुदबुदाया, तलवार चलाने की मेरी गति भले ही कम हो गई हो, लेकिन उस पर मेरा नियंत्रण इतना बेहतर हो गया है कि उसकी तुलना मेरे अतीत से नहीं की जा सकती। ऐसा लगता है मानो तलवार मेरे शरीर का अभिन्न अंग बन गई हो। शायद यही इस दुनिया के संत हथियार का लाभ है। जियान चेन के कानों में अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ के स्रोत पर ध्यान केंद्रित करते हुए जियान चेन ने अपने चांदी के तलवार को गायब करने की इच्छा करते हुए जंगल के मुहाने की ओर रुख किया। कुछ ही समय में जिस जगह पर जियान चेन देख रहा था वह और भी तेजी से हिलने लगी और फिर फटी हुई वर्दी पहने एक खून से लथपथ आकृति वहां से भागती हुई दिखाई दी। उस व्यक्ति के कपड़ों पर एक नज़र डालते ही जियान चेन को तुरंत पता चल गया कि यह कारगत अकादमी का छात्र है। लेकिन छात्र के पूरे शरीर पर खून क्यों लगा था, ये जियान चेन को समझ नहीं आ रहा था। आसपास कोई जादुई जानवर नहीं था, इसलिए उसे इतनी चोट लगने की कोई वजह नहीं थी। कारगत अकादमी में छात्रों के बीच लड़ाई झगड़े के भी सख्त नियम थे। एक दूसरे को पॉइंटर्स देने की तो अनुमति थी, लेकिन ऐसी लड़ाइयां जिनसे जानलेवा चोट लग सकती थी मना थीं। हालांकि जब जियान चेन ने छात्र के चेहरे को देखा तो वह तुरंत स्तब्ध रह गया। छात्र के आधे चेहरे पर खून की धार देखकर उसका चेहरा कठोर हो गया। जियान चेन को अपने नज़ारे पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने चीखने के लिए अपना मुंह खोला। बड़े भाई, विस्मय भरी आवाज़ आए। पलक झपकते ही वह 30 मीटर से अधिक की दूरी तय करके अपने खून से लथपथ और घायल भाई के पास पहुंच गया। उसके चेहरे पर चिंता स्पष्ट झलक रही थी। चांगयान हू के शरीर पर लगे भयानक घाव और उसके सिर से बहते खून को देखकर जियान चेन की आंखें गुस्से से सिकुड़ गईं। बड़े भाई, तुम्हें क्या हो गया? ये किसने किया तुम्हारे साथ? जितनी देर तक वह अपने घायल भाई को देखता रहा, उसके शरीर से एक गहरी हत्या की भावना फूटती रही। जहां तक उसके भाई चांगयान हू की बात है, तो वह एकमात्र व्यक्ति था जिसकी जियान चेन को अपनी मां के बाद वास्तव में परवाह थी, क्योंकि चांगयान हू ने उसके साथ एक सच्चे छोटे भाई की तरह व्यवहार किया था। इसलिए जियान चेन उसका ये ऋण चुकाना चाहता था। जब वह पहली बार कारगात अकादमी आया था तो चांगयान हू ही था जो उसे अकादमी परिसर का दौरा कराकर नियम समझाता था। अपनी व्यक्तिगत सेहत की परवाह किए बिना जियान चेन को उसका राक्षस कोर उपहार में देने के लिए एक श्रेणी एक जादुई जानवर से लड़ने और उसे मारने के लिए जादुई जानवरों के जंगल में भाग जाने के बाद उसे भारी खतरों का सामना करना पड़ा। हालांकि श्रेणी एक जादुई जानवर जियान चेन के लिए कोई खतरा भी नहीं थे। चांगयान हू के पास जियान चेन जितना लड़ाई का अनुभव या युद्ध कौशल नहीं था। उस समय चांगयान हू के पास केवल एक शीर्ष 10 में संत बलपरत साधक की शक्ति थी, इसलिए श्रेणी एक राक्षस कोर प्राप्त करना उसके लिए आसान काम नहीं रहा होगा। बाद में उनके भाई ने मंच पर उनके लिए कादी युन के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी, जबकि उन्हें पता था कि उनकी खुद की ताकत उनके प्रतिद्वंद्वी की तुलना में कम है, और इसी चुनौती की शुरुआत की थी। जियान चेन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि चांगयान हू दिल की गहराइयों से उसकी परवाह करता है, और इसलिए तब से जियान चेन ने हमेशा उसके साथ करीबी परिवार की तरह व्यवहार किया। अपने पिछले जन्म में जियान चेन एक युद्ध अनाथ था जिसके माता पिता की हत्या दुश्मन सेना ने कर दी थी। जन्म से ही उसका कोई परिवार या दोस्त नहीं था और उसे परिवार का स्नेहपूर्ण आलिंगन कभी नहीं मिला। लेकिन अब जब ईश्वर ने उसके लिए इतना अच्छा जीवन व्यवस्थित किया है, तो जियान चेन इसे जरूर संजो कर रखेगा। और चांगयान हू उसके दिल में अपनी मां भी युनतेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थान रखती थी। इसलिए चांगयान हू को इस हालत में पित्ते देखकर जियान चेन का दिल अभूतपूर्व क्रोध से भर गया। उसकी एक नज़र से ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को घायल कर सकती है। जियान चेन को अचानक आते देख चांगयान हू ने उसे स्तब्ध भाव से देखा। हालांकि उसका चेहरा एक बार फिर बदल गया और वह बेचैनी से बोला, चौथे भाई, तुम यहाँ क्यों आए हो? जल्दी करो और भागो, यहाँ से निकल जाओ, वे बस एक पल में यहाँ आ जाएंगे। चांगयान हू अधीर लग रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि यहाँ जियान चेन से उसका सामना होगा।
भागने की बजाय जियान चेन का चेहरा काला पड़ गया और उसने धीमी आवाज में कहा, बड़े भाई, दुनिया में किसने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया? उसके स्वर में दबा हुआ गुस्सा कोई भी पहचान सकता था। चांग यांगहू ने जियान चेन के शरीर को जोर से जकड़ लिया और जोर जोर से बोलता रहा, चौथे भाई, अभी इसके बारे में पूछने की जहमत मत उठाओ और तुरंत यहाँ से चले जाओ। अकादमी वापस जाने के लिए लंबा रास्ता अपनाओ, वरना वे तुम्हें जरूर ढूंढ लेंगे। हालांकि वह जानता था कि जियान चेन की ताकत बहुत ज्यादा है क्योंकि उसने एक मध्यम संत को हराया था। चांग यांगहू को यकीन नहीं था कि जियान चेन भी एक दर्जन संतों का सामना कर सकता है, और साथ ही चेंग मिंग जियांग जो एक उच्च संत था। लेकिन जियान चेन वहीं खड़ा रहा, मानो कोई पत्थर की मूर्ति हो जिसे हिलाया न जा सके। चांग यांगहू चाहे कुछ भी करे, जियान चेन को कोई नहीं हिला सकता था। अपनी जानलेवा मंशा जाहिर करती आंखों से वह उस बाग को घूर रहा था, किसी के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। अंततः एक दर्जन वर्दीधारी छात्र उनकी दृष्टि की सीमा में आ गए, जिनमें लुओ जियान और चेंग मिंग जियांग समूह के आगे चल रहे थे। जियान चेन को देखते ही चेंग मिंग जियांग और लुओ जियान के चेहरे पर खुशी छा गई। एक बड़ी मुस्कान के साथ लुओ जियान ने कहा, चांग्यांग जियांग तियान, आखिरकार हम तुम्हें ढूंढ ही लाए। मैं सोच रहा था कि तुम कहाँ भाग गए थे। बिना किसी निर्देश के लोगों के समूह ने तुरंत जियान चेन और उसके भाई को घेर लिया। ये देखकर कि वह और उसका भाई किस तरह घिरे हुए हैं, चांग यांगहू का चेहरा खराब हो गया और उसने हल्की सी आह भरी। लेकिन इसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा। अपने आसपास के लोगों के अहंकारी व्यवहार के बावजूद जियान चेन जरा भी डरा हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि शांत बना रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता ही न चला हो कि इतने कमजोर लोग उसके आसपास हैं। जियान चेन का चेहरा सख्त हो गया जब उसकी नजरें आसपास के लोगों के चेहरों पर घूमी। कुछ लोगों के चेहरों पर दर्द के भाव थे, उनके दिलों में एक ठंडक सी दौड़ गई, मानो जियान चेन की निगाहें कोई ठंडी धार हो जो उनकी रूह में घुस गई हों। मेरे भाई को किसने मारा था? जियान चेन चिल्लाया, आगे बढ़ो। तुरंत हवा में जोरदार ताकत छोड़ी गई। सामने दर्जनों सदस्यों के बावजूद जियान चेन डरा नहीं, बल्कि हार न मानने के अपने दृढ़ संकल्प के संकेत के रूप में अपना सिर ऊंचा उठाए रहा। जियान चेन के शक्तिशाली आदेश के साथ एक प्रबल क्यूई का उत्सर्जन हुआ, जिससे सभी सहज रूप से पीछे हट गए। आखिरकार जियान चेन को पहले ही जानलेवा इरादे से बपतिस्मा दिया जा चुका था, और उसके सामने खड़े बच्चे, जिनमें अभी भी माँ के दूध की गंध थी, उसका विरोध नहीं कर पाएंगे। यह एहसास होते ही कि जियान चेन के आदेश से वह डर गया है, चेंग मिंग जियांग क्रोधित हो गया। उसने सोचा था कि अपनी राजसी ऊपरी संत शक्ति के साथ वही डराने धमकाने का काम करेगा, वह उल्टा परिणाम स्वीकार नहीं कर सकता था। चांग्यांग जियांग तियान, तुम अभी मौत की तलाश में हो। चेंग मिंग जियांग गुर्राया। उसके हाथों में आग जैसी लाल तलवार प्रकट हुई, और जैसे ही उसने जियान चेन की छाती पर वार किया, एक तीखी लाल चमक पैदा हुई। तलवार का वार देखकर जियान चेन की आंखों में जानलेवा इरादे चमक उठे। उसकी हल्की पवन तलवार तुरंत उसके दाहिने हाथ में आ गई और बिजली की गति से दूसरी तलवार के वार को रोक दिया। डिंग! दोनों तलवारों के टकराने पर एक तीखी आवाज सुनाई दी। तलवारों के दोनों सिरे किसी तरह एक दूसरे से दब गए थे। तलवार की दोनों नोकें आपस में कैसे टकराईं, ये देखकर चेंग मिंग जियांग की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसी घटना घटी है। भले ही जियान चेन उसका प्रतिद्वंद्वी था, लेकिन तलवार की दोनों नोकों का आपस में मिलना और दोनों तलवारबाजों का वार करना कोई आम इंसान के बस की बात नहीं थी, खासकर उनकी तलवारों के आकार के अंतर और उनकी तलवारों को आगे बढ़ाने की गति को देखते हुए। और इतनी बेबाकी से ऐसा कर पाना किसी कमजोर इंसान की निशानी नहीं थी। ये दर्शाता था कि उस व्यक्ति का संत अस्त्र पर नियंत्रण एक आम संत से कहीं बेहतर था। हालांकि जियान चेन, जिसने हाल ही में संतत्व प्राप्त किया था, ने यह उपलब्धि आसानी से हासिल कर ली थी। इससे चेंग मिंग जियांग को संदेह हुआ। उसने सोचा था कि यह एक संयोग है, लेकिन जैसे ही उसने जियान चेन का शांत चेहरा देखा, उसके दिल ने तुरंत इस भ्रम को दूर कर दिया कि यह संयोग है। एक और चीज जिसने चेंग मिंग जियांग को चौंका दिया था, वह थी जियान चेन के हाथों में तलवार। चून की तलवार उसकी तलवार से बहुत छोटी थी, इसलिए उसने सोचा था कि वह बस कढ़ाई की सुई होगी। वह 4 फुट लंबी और 2 अंगुल चौड़ी थी, इसलिए उसकी नज़र में वह काफी कमजोर लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उस पर ज्यादा जोर लगाते ही हथियार 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। चेंग मिंग जियांग शपथपूर्वक कह सकता था कि अपने पूरे जीवन काल में उसने पहली बार ऐसी तलवार देखी थी। तियान युआन महाद्वीप में प्रत्येक संत के पास एक संत शस्त्र था जो एक विशाल तलवार की ओर झुका हुआ था, क्योंकि उन सभी ने अपनी संत शक्ति को भारी प्रकार के शस्त्रों में संघनित कर लिया था। यह एक ऐसा तथ्य था जिसे लगभग प्रत्येक साधक सामान्य रूप से स्वीकार करता था। यदि जियान चेन की नाजुक छोटी तलवार उसके हमले को रोकने में सक्षम नहीं होती, तो चेंग मिंग जियांग ने निश्चित रूप से जियान चेन का उपहास किया होता। अध्याय 62, जियान चेन की ताकत। चेंग मिंग जियांग का चेहरा सख्त हो गया। इस बार हालांकि प्रतिद्वंदी अभी अभी टूटा हुआ संत था, वह पहली बार अपने प्रतिद्वंदी का गंभीरता से सामना कर रहा था। चेंग मिंग जियांग, चून कि तुमने मेरे बड़े भाई को पीटा है, इसलिए इस जगह से सुरक्षित निकलने की उम्मीद मत करो, जियान चेन ने ठंडे स्वर में कहा। चेंग मिंग जियांग ने जवाब में कहा, चांग्यांग जियांग तियान, मैं मानता हूं कि मैंने आपको कम आंका है, लेकिन अगर आप मुझे अपनी नई संत शक्तियों से हराना चाहते हैं तो यह संभव नहीं होगा। जियान चेन ने चेंग मिंग जियांग को तिरस्कार से देखते हुए नाक सिकुड़ी। मुझमें क्षमता है या नहीं, आओ और देखो। जियान चेन तुरंत आगे बढ़ा और अपनी कलाई से लाइट विंड स्वॉर्ड को पूरी तरह से नियंत्रित किया और चेंग मिंग जियांग की तलवार पर जोर से थप्पड़ मारकर गतिरोध से बच निकला। झनकार! जैसे ही हवा में धातु की आवाजें गूंजी, चेंग मिंग जियांग की तलवार हल्की पवन तलवार से किनारे की ओर गिर गई। जियान चेन ने अपनी तलवार से इतनी जोर से वार किया था कि चेंग मिंग जियांग की तलवार वाली भुजा दर्द से सुन्न हो गई थी। उसी समय जियान चेन हवा में था और चेंग मिंग जियांग की छाती की ओर चांदी की रोशनी की एक लकीर की तरह हल्की पवन तलवार को वार कर रहा था।
चेंग मिंगजियांग डर के मारे पीला पड़ गया। जियान चेन की गति इतनी तेज थी कि वह उसका पीछा नहीं कर पा रहा था। वह बस देख सकता था कि चांदी का ब्लेड उसकी ओर अकल्पनीय गति से आ रहा था, न तो कोई प्रतिक्रिया कर पा रहा था और न ही रास्ते से हट पा रहा था। लाइट विंड स्वॉर्ड ने चेंग मिंगशियांग की वर्दी को चीरते हुए तुरंत उसकी छाती में धंस गई, लेकिन जियान चेन के उत्कृष्ट नियंत्रण के कारण तलवार ज्यादा गहराई तक नहीं धंसी। अपनी छाती में तेज दर्द महसूस करते ही चेंग मिंगशियांग तुरंत पीछे हट गया, जिससे जियान चेन की तलवार बाहर निकल आई। चेंग मिंगजियांग ने भयभीत नजरों से नीचे देखा जहां खून उसकी वर्दी पर टपक रहा था। वह उस पल को बार बार अपने दिमाग में दोहरा रहा था। वह तलवार को बिल्कुल भी नहीं चकमा दे पाया था। अपनी पूरी जिंदगी में वह कसम खा सकता था कि उसने अब तक की सबसे तेज तलवारबाजी देखी थी। उसे जियान चेन की ताकत देखकर डर भी लगने लगा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि एक नया संत इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। जियान चेन ने उसे इतनी आसानी से छोड़ने का इरादा नहीं किया था। उसने तुरंत ही गहरे कदमों से वार किया और किसी राक्षस की तरह दौड़ पड़ा, और अपनी चांदी जैसी रोशनी की एक और चमक के साथ जियान चेन ने चेंग मिंगजियांग की छाती पर बड़ी तेजी से वार किया। चेंग मिंगजियांग ने एक बार फिर खून की बौछार होते देखकर एक दयनीय चीख मारी। उसकी छाती के बाईं ओर से खून उसके दाहिने हिस्से में फैलने लगा था। घाव इतना गहरा था कि नीचे की हड्डी दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसके शरीर के अंदर का खून हिंसक रूप से बाहर निकल रहा था, जिससे उसकी वर्दी का पूरा ऊपरी आधा हिस्सा दागदार हो गया था। जियान चेन की आंखों में मौजूद क्रोध जरा भी कम नहीं हुआ। उसने अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड लहराए और चेंग मिंगशियांग के शरीर पर एक के बाद एक कई घाव किए। चेंग मिंगजियांग के घाव लगातार बढ़ते जा रहे थे और हर घाव शरीर में गहराई तक पहुंचते हुए पहले वाले से भी ज्यादा भयावह लग रहा था। न सिर्फ उसका शरीर चीर फाड़ रहा था, बल्कि उसकी पूरी अकादमी की वर्दी भी फटने लगी थी और बचा हुआ कपड़ा भी हर पल लाल होता जा रहा था। ये देखकर कि उनका सबसे ताकतवर सदस्य चेंग मिंगजियांग जियान चेन के आगे कितना लाचार हो गया है, बाकी दर्जन भर छात्र लकड़ी के चूजों की तरह चुप हो गए। चेंग मिंगजियांग की लगातार चीख पुकार देखकर उनके मन में उसके बारे में जो भी विचार थे, वे सब स्तब्ध भाव से देखते रहे। लुओ जियान ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी, हालांकि वह भी जियान चेन की ताकत देखकर उतना ही हैरान था। उसके साथ कम से कम 10 और साथी थे जो सभी संत स्तर के थे। साहस में भारी वृद्धि के साथ वह दहाड़ा, सब लोग हमला करो, भले ही वह ताकतवर हो, फिर भी वह एक ही इंसान है। हम सिर्फ एक इंसान से कैसे डर सकते हैं। लुओ जियान ने गुर्राते हुए अपनी हरी तलवार उठाई और जियान चेन की ओर झपटा। लुओ जियान का भाषण सुनकर सभी छात्र अचानक होश में आ गए। एक दूसरे को देखते ही जियान चेन द्वारा उनके दिलों में बैठाया गया डर तुरंत निकल गया। अपनी बड़ी तलवारें, कुल्हाड़ी, बड़े चाकू और भले उठाकर हर छात्र बड़े अहंकार के साथ जियान चेन पर टूट पड़ा। जियान चेन की आंखें चमक उठी जब उसने लोगों को आगे आते देखा, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। पहल करते हुए अपनी हल्की पवन तलवार लेकर उसने तुरंत सबसे नजदीक वाले व्यक्ति के पेट पर वार कर दिया। जियान चेन की तलवार आसानी से छात्र के शरीर में घुस गई। उसके विरुद्ध इन छात्रों को युद्ध का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उनके लिए पलटवार करना असंभव था। हुर्क, जाओ मर जाओ। उसी क्षण जियान चेन घेरे में प्रवेश कर चुका था। जियान चेन ने उपहास किया और हल्की पवन तलवार से एक हल्की चमक निकली और धार से तेज और शक्तिशाली तलवार क्यूई के निशान फैलने लगे। जियान चेन का दाहिना हाथ मानो मृग तृष्णा में बदल गया, क्योंकि हल्की पवन तलवार बिजली की तरह तेजी से चारों दिशाओं में छेद कर रही थी। हर बार जब वह अपनी तलवार आगे बढ़ाता तो वह किसी दूसरे हथियार पर सटीक वार कर सकता था। कुछ ही देर में जियान चेन अपनी तलवार 10 बार बाहर निकाल चुका था। डिंग डिंग डिंग, धातु विरुद्ध धातु ध्वनियों की एक सिम्फनी गूंज उठी। सभी ध्वनियां एक साथ मिलकर एक हो गईं। जब जियान चेन के हाथ में हल्की पवन तलवार संत शस्त्रों से टकराई तो आसपास के सभी मध्य संत छात्रों के चेहरे बदल गए। वे तुरंत पीछे हट गए। उनके हाथों में मौजूद संत शस्त्र टक्कर से कांप रहे थे। जियान चेन की तलवार बहुत छोटी लग रही थी, लेकिन उसके पीछे अपार शक्ति छिपी थी। उसकी तलवार से एक ही टक्कर के बाद सभी संत शस्त्र झटके से इतनी तीव्रता से कंपन करने लगे कि छात्रों की भुजाएं सुन्न हो गईं। सारे हमलों को रोकते हुए जियान चेन के हाव भाव नहीं बदले। उसकी हरकतें बिल्कुल नहीं रुकी और उसके पैरों के निशान जमीन पर पड़ गए जब वह राक्षसी चाल से लोगों के समूह पर टूट पड़ा। उसके हाथ में पकड़ी हल्की पवन तलवार तेज गति से हवा में नाच रही थी और चांदी की चमक में बदल रही थी। रोशनी से ऐसा लग रहा था मानो तलवारों की लाखों आकृतियां हवा में जम गई हों और पलक झपकते ही गायब हो जाएं। जियान चेन की राक्षसी हरकतों से दर्द की तीखी चीखें हवा में गूंज उठीं। ये वीरान चीखें किसी भी कमजोर दिल वाले को पूरी तरह से भयभीत कर सकती थीं और हवा में एक ठंडक पैदा होने लगी। खून से लथपथ चांग्यांधू एक तरफ खड़ा हतप्रभ सा जियान चेन को लगातार किसी राक्षस की तरह घूमते हुए देख रहा था, जिससे छात्र सदमे से चीख पड़े। उस पल उसका दिमाग पूरी तरह से ठहर चुका था। वह अपनी संज्ञानात्मक क्षमताएं पूरी तरह खो चुका था। उस समय दर्जनों छात्र जमीन पर गिर चुके थे। उनके राख जैसे चेहरे दर्द से भरे हुए थे और उनकी बिल्कुल साफ सुथरी वर्दी अब जगह जगह फटी हुई थी। हर आंसू से खून टपक रहा था, जिससे उनकी पूरी वर्दी लाल हो गई थी। इसके अलावा वह सफ़ेद रोशनी लगातार उनके शरीर पर चमक रही थी, जिससे उनके शरीर पर घावों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। उनके ऊपरी धड़ से लेकर पैरों तक उनके पूरे शरीर भयावह घावों से ढंके हुए थे। उनकी चोटों से खून नदियों की तरह बह रहा था और वे जल्द ही ऐसे दिखने लगे जैसे वे खून से बने हों। जियान चेन ने तेज गति से छात्रों का चक्कर लगाया। जियान चेन के हाथ में हल्की पवन तलवार लगातार उनके शरीर पर वार कर रही थी, जिससे खून के छींटे और कपड़ों के फटे हुए टुकड़े हवा में उड़ रहे थे। चांग्यांधू की चोटों ने जियान चेन की भावनाओं को बहुत प्रभावित किया। हालांकि जियान चेन ने इन दर्जनों छात्रों की जान नहीं ली, लेकिन वह उन्हें आसानी से जाने नहीं देगा।
अगर ये लोग उसी स्कूल में नहीं पढ़ते जहां जियान चेन पढ़ता था, और अगर जियान चेन को उनके परिवारों में कलह पैदा करने की चिंता नहीं होती, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी जान ले लेता। वरिष्ठ चांग्यांग शियांग तियान, कृपया हम पर दया कीजिए। हम दोबारा कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वरिष्ठ चांग्यांग जियांग तियान, कृपया हमें इस बार जाने दीजिए। हम ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे। आखिरकार लोग अब और यातना सहन नहीं कर पाए और दया की भीख मांगने लगे। जैसे ही एक व्यक्ति चीखने लगा, बाकी सभी भी अपनी जान की भीख मांगने लगे। हालांकि कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़े लोग अभी भी दांत पीस रहे थे और खुद को रोक रहे थे। उन्होंने भागने का भी सोचा था, लेकिन उनके दोनों पैरों और हाथों में भयानक घाव हो गए थे। जरा सी भी हरकत होने पर वे दर्द से दांतों को काटने लगते थे। उनके भागने का कोई रास्ता नहीं था। कम से कम उनमें इतना तीव्र दर्द सहने की इच्छा शक्ति तो नहीं थी। जियान चेन ने अपनी हरकतें बंद कर दीं। उसके चेहरे पर ठंडक और उदासीनता थी, उसके गालों पर जरा भी लाली नहीं थी और उसकी सांसें शांत थीं। हालांकि उसके हाथ में पकड़ी हल्की पवन तलवार से ताज़ा खून टपक रहा था। जियान चेन का शरीर पहाड़ की तरह लंबा और सीधा था, मानो अपनी जगह पर अडिग हो। उसकी आंखों में ऐसी ठंडी चमक थी मानो वो किसी की आत्मा को भेद सकती हो। उसने धीरे से जमीन पर लेटे हुए एक दर्जन छात्रों पर नजर डाली और कहा, मैं तुम लोगों को जाने दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें इसका जवाब देना होगा, मेरे बड़े भाई को किसने चोट पहुंचाई? ये लॉर्ड चेंग, लुओ जियान और कादी युन हैं। जी हाँ, उन्हीं तीनों ने चांग्यांग हू को घायल किया था। चांग्यांग हू को उन तीनों ने घायल कर दिया, हमने कुछ भी नहीं किया। 12 युवकों ने पहले अपनी दलीलें पेश करने में हिचकिचाहट दिखाई, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने जवाब देने में देरी की तो जियान चेन नाराज हो जाएगा। इस समय तक वे जियान चेन के खिलाफ प्रतिशोध लेने का विचार पूरी तरह से त्याग चुके थे और अपने कार्यों पर पूरी तरह से पछता रहे थे। इनमें से आधे लोगों के राक्षसी मूल तत्व जियान चेन ने जंगल में छीन लिए थे। बाकी आधे लोगों की जियान चेन से कोई दुश्मनी नहीं थी और उन्हें केवल चेंग मिंगशियांग ने इकट्ठा किया था। जियान चेन की आंखों में भयंकर क्रोध झलक रहा था। उसने ठंडे स्वर में चेंग मिंगशियांग, लुओ जियान और कादी युन को घूरा। उसकी निगाहों में एक शक्तिशाली हत्यारा इरादा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। जियान चेन की जानलेवा निगाहों के नीचे चेंग मिंगशियांग और अन्य 2 लोगों के दिलों में सिहरन दौड़ गई और सभी के चेहरे पर भय के भाव दिखाई दिए। अध्याय 63, आने वाली आपदा। चांग्यांग जियांग तियान, क्या तुम क्या करने वाले हो? चलो अभी चलते हैं, आज जो हुआ उसे भूल जाते हैं, वरना तुम मेरे हुआ यून संप्रदाय के बदला लेने आने का इंतजार करो। चेंग मिंग जियांग ने सख्ती से कहा। कोई बेवकूफ़ भी एक नज़र में बता सकता था कि जियान चेन उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। फिलहाल चेंग मिंग जियांग बस यहीं से निकलकर किसी और दिन अपना बदला लेने की योजना बनाना चाहता था। जियान चेन ने व्यंग्य किया, तुम्हें जाने दूं, यह इतना आसान नहीं होगा। ये सुनकर चेंग मिंग शियांग और बाकी दोनों के चेहरे उतर गए। कादी युन ने उदास स्वर में कहा, चांग्यांग शियांग तियान, हमने तुम्हारे भाई को भले ही चोट पहुंचाई हो, लेकिन अब तुमने हमें चोट पहुंचाई है, चलो हिसाब बराबर कर लेते हैं। जियान चेन अपनी प्रकाश पवन तलवार से तलवार की ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए धीरे धीरे तीनों की ओर बढ़ा। तीनों ने देखा कि तलवार धीरे धीरे चांदी की तेज रोशनी में लिपट गई, मानो वह उसमें समा रही हो। एक साफ स्लेट, यह इतना आसान कैसे हो सकता है? आज तुम तीनों एक हाथ पीछे छोड़ जाओगे और अगर भविष्य में फिर कभी मौका आया तो वह तुम्हारी जिंदगी होगी। जियान चेन पहले ही कादी युन के सामने आ चुका था। उसकी हल्की पवन तलवार पहले से ही चांदी की बिजली की तरह एक चाप में कादी युन के कंधे की ओर नीचे आ रही थी। कादी युन ने एक हताश चीख निकाली, क्योंकि तीव्र दर्द की अनुभूति ने उसके चेहरे को जकड़ लिया था। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया था। उसकी दाहिनी बांह के ठूंठ से खून का फव्वारा फूट पड़ा, क्योंकि वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। जियान चेन ने कादी युन का दाहिना हाथ काट दिया था। कांपते हुए देखते ही चेंग मिंग शियांग और लुओ जियान के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। कटे हुए हाथ को एक बार फिर देखने और फिर कादी युन की चीखती हुई आकृति को देखकर उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। बाकी 10 छात्र डर के मारे जियान चेन की तरफ देखने लगे। इस तरह की घटना की उन्हें उम्मीद नहीं थी। कौन जानता था कि वह इतना निर्दयी है और बिना किसी हिचकिचाहट के किसी का हाथ काट देगा। इस क्रूर घटना ने उन्हें काफी चिंता और डर में डाल दिया था। लेकिन एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी थी कि उन्होंने सौभाग्य से चांग्यांग हू के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी। अगर यह छोटी सी बात न होती तो उन्हें जरा भी शक नहीं था कि वे भी लुओ जियान, चेंग मिंग जियांग और कादी युन के साथ हाथ खोने वालों की कतार में शामिल हो जाएंगे। जियान चेन ने इस घटना को एक मामूली बात की तरह लिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं झलक रहा था। चाहे जमीन पर बिखरा खून हो या कादी युन की दर्द भरी चीखें, उन पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बजाय उन्होंने लुओ जियान को देखा और अपनी खून से सनी तलवार लेकर उसके करीब चले गए। जैसे ही जियान चेन पास आया, लुओ जियान के चेहरे पर दर्द छा गया। अपने घावों के दर्द को नजरअंदाज करते हुए वह रेंगते हुए जियान चेन से दूर जाने लगा और धीरे धीरे चिल्लाने लगा, चांग्यांग शियांग तियान, तुम क्या कर रहे हो? मत, ज्यादा पास मत आओ। जियान चेन धीमी गति से लुओ जियान की ओर बढ़ता रहा। उसकी आंखों में जरा भी दया नहीं थी और उसने धीरे से अपनी हल्की पवन तलवार उठाई। जियान चेन को अपनी चांदी की तलवार उठाते देख लुओ जियान और भी भयभीत हो गया। उसका घमंड तो मानो गायब ही हो गया था और वह उससे विनती करने लगा, चांग्यांग शियांग तियान, कृपया, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मेरी भुजा मत काटिए। यदि आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं, लुओ जियान, कसम खाता हूं कि भविष्य में मैं आपका एहसान जरूर चुकाऊंगा। जियान चेन ने रुकने का नाम नहीं लिया। अपनी तलवार को चांदी की रोशनी में घुमाते हुए उसने मालिक की अविश्वास भरी निगाहों के सामने तेजी से लुओ जियान का हाथ काट दिया। लुओ जियान की एक भयानक चीख निकली जब उसका दाहिना हाथ उसके कंधे से अलग हो गया, जिससे खून जमीन पर छलकने लगा। चांग्यांग शियांग तियान, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लुओ जियान ने गुस्से में दहाड़ते हुए मुंह बनाया। उसकी आंखें खून से लाल हो गई थीं और वह जियान चेन को घृणा भरी निगाहों से घूर रहा था।
जियान चेन ने लुओ जियान के रोने पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय चेंग मिंग जियांग की ओर चल दिया। चेंग मिंग शियांग का चेहरा अब भी पीला पड़ गया था। उसके दिल में केवल अफसोस था क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसकी शक्ति जियान चेन से कमजोर है। अगर उसके साथ संत स्तर के एक दर्जन अन्य लोग न होते तो उसे ऐसी कठिन परिस्थिति में न पड़ना पड़ता। लुओ जियान को पास आते देख चेंग मिंग शियांग अपने दिल में उठ रहे घोर भय को दबा नहीं सका और खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, चांग्यांग शियांग तियान, अगर तुम अपने कबीले को इसमें घसीटना नहीं चाहते। चेंग मिंग शियांग की बात सुनते ही जियान चेन भड़क उठा। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला उमड़ पड़ी और वह तुरंत चेंग मिंग शियांग की ओर बढ़ा। चेंग मिंग शियांग अपना वाक्य पूरा कर पाता उससे पहले ही जियान चेन ने उसका दाहिना हाथ काट डाला। दर्द से चेहरा लाल होते देख चेंग मिंग शियांग ने अपनी चीख को दबा लिया। वह कदी युन और लुओ जियान की तरह चीख नहीं उठा था। दर्द की चीख उसके गले में ही दब गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव था। ऐसा लगता था मानो उसकी दर्द सहने की क्षमता बाकी दोनों से कहीं अधिक थी। जियान चेन की बर्फीली निगाहें उन तीनों पर पड़ी और उसने ठंडे स्वर में कहा, आज तो मैंने तुम्हारी बाँह काट दी, लेकिन अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। यह मत सोचो कि मैं सिर्फ धमकी दे रहा हूं, मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा। जियान चेन की नजरें बाकी छात्रों की ओर घूमी जो लेटे हुए थे। जैसे ही उसने हर छात्र को देखा वे सब डर से जमीन की ओर देखने लगे। जब भी जियान चेन ने अपनी खून से सनी तलवार से उन्हें देखा था उनमें से किसी के मन में भी बदला लेने का जरा सा भी ख्याल नहीं आया था। जियान चेन ने अपनी रक्तरंजित लाइट विंड तलवार को देखा और एक ही विचार में उसने तलवार को नोक नीचे की ओर करके पकड़ लिया। तलवार पर जमा सारा रक्त उसकी नोक पर इकट्ठा होने लगा और धीरे धीरे धूल भरी धरती पर टपकने लगा, जिससे लाइट विंड तलवार अपनी मूल चमक में वापस आ गई। लाइट विंड स्वॉर्ड के पूरी तरह साफ हो जाने के बाद जियान चेन चांग्यांग के पास लौट आया। अपने खून से लथपथ भाई को देखकर जियान चेन के चेहरे की कठोर निगाहें नरम पड़ गईं और उसने चिंता से कहा, बड़े भाई चलिए अब वापस चलते हैं। चांग्यांग ने अचंभित होकर सिर हिलाया। अभी अभी हुई पूरी लड़ाई देखने के बाद उसकी आंखें फटी रह गई थीं। हालांकि उसने स्वयं जियान चेन की जीत देखी थी, फिर भी उसे इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। जियान चेन ने खून से लथपथ चांग्यांग की ओर हाथ बढ़ाया और दोनों एक सुनसान सड़क से होते हुए उसके छात्रावास की ओर वापस चल दिए। लेकिन इसके बावजूद उन्हें इतने लोग मिल गए जिन्होंने अकादमी में ये खबर फैला दी कि चांग्यांग बुरी तरह घायल हो गया है। जियान चेन के अपने कमरे में लौटने के कुछ ही समय बाद छात्रों ने तीनों घायल छात्रों की ओर हाथ बढ़ाया और अकादमी की ओर धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। अकादमी नजर आते ही सभी में हलचल मच गई, खासकर उन तीनों छात्रों के लिए जिनकी एक एक भुजा कटी हुई थी। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देखा है। घायल छात्रों की खबर अकादमी में तेजी से फैल गई। ये खबर शिक्षकों तक भी पहुंच गई, जिन्होंने तुरंत उप प्रधानाध्यापक बायन को इसकी सूचना दी। जब बायन को पता चला कि चेंग मिंग शियांग, लुओ जियान और कदी युन के हाथ कट गए हैं, तो उन्होंने इस मामले को विशेष महत्व दिया और तुरंत अकादमी के चिकित्सा विशेषज्ञों को इसकी सूचना दी। जैसे ही बायन अकादमी के औषधीय विंग में पहुंची, लोगों का एक बड़ा समूह पहले से ही बाहर इकट्ठा हो गया था और वे समाचार जानने के लिए शोर मचा रहे थे। उप प्रधानाध्यापक चांग बायन ने छात्रों की भीड़ को एक तरफ धकेला और सीधे मेडिकल विंग में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वहां खून से लथपथ एक दर्जन छात्र स्ट्रेचर पर पड़े थे। कमरे के बीचों बीच दो अधेड़ उम्र के पुरुष और एक महिला आंखें बंद किए खड़े थे। उन्होंने अपने हाथ तीन छात्रों के ऊपर फैला रखे थे और उनके हाथों से एक दूधिया सफेद रोशनी निकल रही थी जो इन छात्रों को घेरे हुए थी। दूधिया सफेद रोशनी से घिरे तीनों छात्रों के भयानक घाव उनकी आंखों के सामने ही तेजी से भर रहे थे। घाव भरने की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी और पलक झपकते ही तीनों छात्रों के घाव पूरी तरह गायब हो गए। घाव ठीक होते ही तीनों छात्रों के चेहरों के भाव स्पष्ट रूप से बदल गए। अब उनके चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं था, बल्कि वे पहले से कहीं अधिक शांत और तनावमुक्त दिख रहे थे। साथ ही उनकी आंखों में चिंता के कुछ अंश भी स्पष्ट थे। तीन छात्रों का इलाज करने के बाद दो पुरुषों और एक महिला ने बायन के प्रति अपनी विनम्र कृतज्ञता व्यक्त की। इसके तुरंत बाद उन्होंने बीच में बचे हुए एक दर्जन या उससे ज्यादा छात्रों का इलाज करना जारी रखा। उप प्रधानाध्यापक के चेहरे पर एक भद्दा भाव था जब उनकी नज़र एक दर्जन छात्रों पर पड़ी। उनकी नज़रें खासतौर पर चेंग मिंग जियांग और बाकी दो छात्रों पर टिकी रहीं जिन्होंने अपना दाहिना हाथ खो दिया था। उनके चेहरे के भाव गिर गए और वे गरजे, यहाँ क्या हुआ? किसने तुम्हें इस हद तक घायल कर दिया? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा सामना किसी बाहरी व्यक्ति से हुआ हो? क्या उन्हें नहीं पता कि इस 100 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ कारगत अकादमी का क्षेत्र है? ये सोचना कि कोई कारगत अकादमी में घुसकर उसके छात्रों को घायल करने की हिम्मत करेगा, ये वाकई बेतुका है। बायन गुस्से से भर गया। ये बिल्कुल साफ था कि उसने सोचा था कि चेंग मिंग जियांग और बाकी एक दर्जन छात्रों को किसी बाहरी व्यक्ति ने चोट पहुंचाई है। उप प्रधानाध्यापक, ये चांग्यांग जियान तियान था। हम सभी चांग्यांग जियान तियान द्वारा घायल हो गए, एक छात्र ने कमजोर स्वर में कहा। जी हाँ उप प्रधानाध्यापक, आपको हमारे लिए न्याय की मांग करनी होगी। चांग्यांग जियान तियान ने न केवल हमें गंभीर रूप से घायल किया, बल्कि उसने लॉर्ड चेंग और बाकी दो लोगों के हाथ भी काट दिए। उप प्रधानाध्यापक, बायन इन शब्दों से पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसे केवल अविश्वास हुआ। इन दर्जन छात्रों में सबसे कमजोर व्यक्ति कम से कम एक निम्न संत था। उनमें कुछ मध्य संत भी थे और एक उच्च संत भी। इस तरह की लाइनअप के साथ भले ही उनका सामना किसी महान संत से हो, फिर भी वे निश्चित रूप से उसे परास्त कर पाएंगे। वह वास्तव में विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इतने सारे लोगों को वास्तव में एक नए छात्र ने बुरी तरह से हरा दिया था, जिसने कुछ दिन पहले ही संत स्तर को पार किया था। बायन इस तथ्य को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सका। असल में क्या हुआ था, इसकी पुष्टि करने के बाद बायन के चेहरे पर तुरंत गंभीरता छा गई। उसका दिल पहले ही पूरी तरह से बैठ चुका था। उसने तुरंत हेडमास्टर की तलाश की। यहाँ जो हुआ था वह बायन के लिए समझने से कहीं ज्यादा जटिल था।
जब बायन ने प्रधानाध्यापक को पूरी बात बताई तो प्रधानाध्यापक का धैर्य जवाब दे गया। वह अपनी कुर्सी से उछल पड़े और स्तब्ध भाव से बोले, क्या क्या तुमने जो कहा वह सच है? चेंग मिंग जियांग, लुओ जियान और कादी युन, इन सभी के हाथ चांगयांग जियांग तियान ने काट दिए थे। हाँ हेडमास्टर, मैं खुद देखने गई थी। तीनों के हाथ सचमुच कटे हुए थे, बायन ने गंभीरता से कहा। प्रधानाध्यापक ने गहरी सांस ली और कहा, इस बार स्थिति और भी खराब हो गई है। ये चांगयांग जियांग तियान बहुत ज्यादा आवेगी है। कादी कबीले और लुओ कबीले को कोई समस्या नहीं है, हालांकि हुआयुन संप्रदाय ऐसा नहीं है जिसे चांगयांग कबीला नाराज कर सके। प्रधानाचार्य जी, अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे गेसुन राज्य को चांगयांग शियांग तियान जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को पैदा करने में बहुत कठिनाई हुई है। हम ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति को, जिसमें असीम क्षमता है, परिपक्व होने से पहले ही मरते हुए चुपचाप नहीं देख सकते, अन्यथा ये गेसुन राज्य के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। उप प्रधानाध्यापक बायन ने भारी स्वर में कहा। अध्याय 64, अलविदा चांग बाय। प्रधानाध्यापक ने धीरे से बुदबुदाया, आपने जो कहा वह सही है, चांगयांग जियांग तियान की रक्षा की जानी चाहिए। बायन, आप यहीं रहें और औषधीय भवन में मामले सुलझाएं, मैं तुरंत चांगयांग कबीले के पास जाऊंगा। अन्यथा अगर हम हुआयूं संप्रदाय के विशेषज्ञों के आने का इंतजार करेंगे तो स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी। इसके बाद हेडमास्टर खिड़की के फ्रेम की ओर बढ़े और उसमें से छलांग लगा दी। फिर किसी बड़े पक्षी की तरह वह भयावह गति से आकाश में उड़कर क्षितिज में गायब हो गए। प्रधानाध्यापक को क्षितिज में गायब होते देख बायन ने गहरी सांस ली। चांगयांग जियांग तियान ने इस बार सचमुच शांति भंग कर दी है। अगर उसने उन्हें बस पीटा होता तो स्थिति इतनी बुरी नहीं होती, लेकिन उसे जाकर चेंग मिंग जियांग का हाथ काटना ही था। हालांकि ऐसा नहीं है कि हाथ को दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसके लिए जरूरी ताकत बहुत ज्यादा है। हुआयूं संप्रदाय भी 7वीं रैंक के दीप्तिमान संत गुरु को आसानी से आमंत्रित नहीं कर सकता। इस समय तक पूरी अकादमी को उन 3 छात्रों के बारे में पता चल चुका था जिनके हाथ चांगयांग शियांग तियान ने काट दिए थे। ये हर छात्र के बीच चर्चा का विषय था और इसके साथ ही चांगयांग शियांग तियान की ताकत ने शिक्षकों और छात्रों के बीच एक और सनसनी पैदा कर दी थी। जब अकादमी में इस बारे में चर्चा चल रही थी, जियान चेन अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और अपने किए पर विचार करने लगा। वह मन ही मन जानता था कि चेंग मिंग जियांग, लुओ जियान और कादी युन की बाहें काटकर उसने खुद पर बहुत बड़ी मुसीबत ला दी है। हालांकि उसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था, इसलिए वह अभी बस यही सोच सकता था कि वह इन तीनों समूहों के गुस्से से कैसे निपटेगा। दिन जल्दी बीत गया और जल्द ही रात हो गई। डोंग डोंग डोंग, जियान चेन के कमरे के दूसरी तरफ से जोर से खटखटाने की आवाज आई। आवाज सुनकर टांगे क्रॉस करके बैठे जियान चेन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। नीचे देखते हुए उसने ऊर्जाहीन क्लास 1 के विभिन्न मॉन्स्टर कोर देखे। फिर उसने चुपचाप आह भरी और दरवाजे की ओर देखा। कौन है? चांगयांग जियांग तियान, मैं उप प्रधानाध्यापक चांग बायन हूँ। दरवाजे के बाहर से बायन की परिचित आवाज आई। जियान चेन तुरंत अपने बिस्तर से उठा और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। उप प्रधानाध्यापक चांग बायन उसके दरवाजे के ठीक बाहर खड़े थे। उनके चेहरे पर एक भद्दा भाव था। उप प्रधानाध्यापक, क्या हुआ? जियान चेन ने बातचीत के लहजे में पूछा। उसे पहले से ही अंदाजा था कि उप प्रधानाध्यापक किस लिए आए हैं, लेकिन उसका दिल अभी भी बेहद शांत और अडिग था। उप प्रधानाध्यापक चांग बायन ने जटिल भाव से जियान चेन की ओर देखा और आह भरी। चांगयांग जियांग तियान, कृपया अपना सामान पैक करो, फिर तुरंत मेरे साथ प्रधानाध्यापक के कार्यालय चलो। ओह, जियान चेन ने उदासीनता से जवाब दिया। इसके बाद उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना सामान समेटने अपने कमरे में चला गया। जियान चेन के पास ज्यादा सामान नहीं था। उसने अपनी कुछ दवाइयां उठाई और उन्हें अपने स्पेस बेल्ट में रख लिया। फिर वह बायन के पीछे पीछे अकादमी के बीचों बीच पहुंचा जहां एक अकेला टावर खड़ा था। आह, उधर देखो, क्या वह चांगयांग जियांग तियान नहीं है? हाँ, ऐसा लगता है कि वह उप प्रधानाध्यापक के साथ चल रहा है। शायद उसे बहुत कड़ी सजा मिली हो। डॉट 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 डॉट। जैसे ही वे खेल के मैदान से गुजरे, छात्रों की भीड़ इकट्ठा हो गई और आपस में बातें करने लगी। जियान चेन ने अपने आसपास उठ रही चर्चाओं पर ध्यान नहीं दिया। वह उप प्रधानाचार्य बायन के पीछे पीछे चला गया और वे जल्द ही केंद्रीय मीनार पर पहुंच गए और सीधे प्रधानाध्यापक के कार्यालय में दाखिल हुए। उप प्रधानाध्यापक की मेज के ठीक बगल में 2 बुजुर्ग बैठे थे। उनमें से एक तो छुट्टी पर बैठे प्रधानाध्यापक थे, जबकि दूसरे बुजुर्ग ने नीले रंग का पाव पहना हुआ था और उनके लंबे काले बाल पीछे बंधे हुए थे। मेज के पीछे से वह बुजुर्ग किसी भी आम बुजुर्ग की तरह ही बिल्कुल साधारण लग रहे थे। प्रधानाध्यापक, चांगयांग जियांग तियान को लाया गया है। उप प्रधानाध्यापक ने विनम्रता से अभिवादन किया। ये सुनकर हेडमास्टर की नज़र तुरंत जियान चेन पर टिक गई और उन्होंने शांत स्वर में कहा, बायन, आप जा सकते हैं। जी सर। बायन जल्दी से वहां से चला गया। उस समय कार्यालय के अंदर केवल जियान चेन और कारगात अकादमी के प्रधानाध्यापक ही बचे थे। साथ ही नीले खरे रंग के वस्त्र पहने एक बुजुर्ग भी थे। जब से जियान चेन पहली बार अंदर आया था, उसकी नज़र नीले खरे कपड़े पहने उस बुजुर्ग पर टिकी थी। ये बुजुर्ग जियान चेन के लिए कोई अजनबी नहीं था। वह चांगयांग कबीले का बटलर था, चांग बाय। चांग बाय, तुम क्यों आए हो? जियान चेन ने बुजुर्ग की ओर देखते हुए कहा। चांग बाय ने जियान चेन को एक उलझन भरी नज़र से देखा और फिर आह भरी। चौथे गुरु कारगत अकादमी में बिताए आपके पूरे समय से हम आपको और आपकी उपलब्धियों को देखते आ रहे हैं। चाहे आपकी माँ हो या पिता, दोनों को आप पर बहुत गर्व है, लेकिन आज आपका ये कदम बहुत ही आवेगपूर्ण था। जियान चेन स्वाभाविक रूप से चांग बाई की बात समझ गया और दृढ़ता से बोला, चांग बाई, मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है। उन्होंने खुद ही यह सब अपने ऊपर लाद लिया। मेरे बड़े भाई ने उन्हें किसी भी तरह से नाराज नहीं किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे बहुत बुरी तरह घायल कर दिया। अगर मुझे यह अनुभव दोबारा भी मिले तो भी मैं यही करूंगा।
चांग बाई ने आह भरी, चौथे गुरु, मैं आपके तरीकों से असहमत नहीं हूँ। आखिरकार तियान युआन महाद्वीप में ताकत ही दूसरों पर राज करती है। हालांकि उनकी ताकत आपसे कमजोर थी, फिर भी आपने उनके पास मौजूद शक्तियों के बारे में नहीं सोचा। अगर यह सिर्फ कदी कबीला या लुओ कबीला होता तो हमारे चांगयान कबीले को उनसे निपटने में ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन चेंग मिंगजियांग हुआयूं संप्रदाय के नेता का लाडला बेटा है। गेसुन साम्राज्य में शाही परिवार के बाद हुआयूं संप्रदाय के पास सबसे ज्यादा ताकत है, इसलिए यह एक ऐसी ताकत है जिसे चांगयान कबीला भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता। चांगयांग शियांग तियान हुआयून संप्रदाय की ताकत काफी जबरदस्त है। हालांकि वे शाही परिवार जितने शक्तिशाली नहीं हैं, फिर भी शाही परिवार भी उनके साथ किसी भी तरह के हस्तक्षेप के परिणामों से डरता है। वर्तमान में गेसुन साम्राज्य के शीर्ष 6 विशेषज्ञों में से हुआयून संप्रदाय अकेले ही 2 स्थानों पर है। प्रधानाध्यापक ने गंभीर भाव से कहा। इन शब्दों पर जियान चेन की अभिव्यक्ति भी धीरे धीरे अधिक गंभीर हो गई। तभी दरवाजे के बाहर से हल्की दस्तक हुई। बाहर से एक सम्मानजनक आवाज आए, आदरणीय प्रधानाचार्य चांगयांग हू को बुलाया गया है। अंदर आओ, प्रधानाध्यापक ने कहा। दरवाजा खुला और एक शिक्षक चांगयांग हू को ले जाते हुए अंदर आए। चांगयांग हू ने अकादमी की नई वर्दी पहन रखी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी निशान साफ दिखाई दे रहे थे। चांग बाय, चांगयांग हू अंदर आते ही चिल्लाया। वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया और आश्चर्य से बोला। शिक्षक प्रधानाध्यापक के कार्यालय में नहीं गए। चांगयांग हू को अंदर भेजकर और प्रधानाध्यापक को प्रणाम करके उन्होंने हल्के से दरवाजा बंद किया और चले गए। चांग बाई की नजरें चांगयांग हू के चेहरे पर पड़े जख्म पर टिकी रहीं। उसकी साधारण सी दिखने वाली आंखों में आखिरकार कुछ रोष प्रकट हुआ। बिना किसी बाहरी हरकत के वह बोला, महाराज, आपने बहुत कष्ट सहा है। चांगयांग हू ने बिना सोचे समझे सिर हिलाया और कहा, बस थोड़ी सी चोट लगी है, कोई बड़ी बात नहीं। खैर चांग बाई, तुम अकादमी क्यों आए? चांगयांग हू ने उलझन में पूछा। चांग बाई के चेहरे पर जरा भी भावहीनता नहीं दिखी, बल्कि उन्होंने धीरे से कहा, वरिष्ठ गुरुजी, चतुर्थ गुरुजी, आप लोग अपना बाकी सामान ले आइए। जियान चेन ने बिना कुछ कहे चुपचाप सिर हिला दिया। मैंने पहले ही सब कुछ पैक कर लिया है। चांग बाई, क्या तुम मुझे ले जाने आए हो? चांगयांग हू ने अनिच्छुक स्वर में पूछा। चांग बाई ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं आज तुम दोनों को लेने और अकादमी से विदा करने आया हूँ। तुम दोनों का कारगात अकादमी में रहना ठीक नहीं होगा। ये सुनकर चांगयांग हू का चेहरा उदास हो गया। उसने कारगात अकादमी में काफी समय बिताया था और उसके प्रति उसके मन में पहले से ही एक खास लगाव पैदा हो गया था। चांगयांग हू, चांगयांग जियांग तियान, तुम दोनों को पहले बाहर जाना चाहिए। मुझे अभी भी चांग बाई के साथ कुछ बातें करनी है, प्रधानाध्यापक ने कहा। जियान चेन और चांगयांग हू को कोई आपत्ति नहीं थी और वे तुरंत प्रधानाध्यापक के कार्यालय से बाहर चले गए। जियान चेन और चांगयांग हू को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही देर बाद चांग बाई हेडमास्टर के दफ्तर से बाहर आ गया। हालांकि जब उसने उन दोनों को देखा तो उसके चेहरे पर खुशी छा गई। जियान चेन और चांगयांग हू चांग बाई के पीछे पीछे टावर से नीचे उतरे और कारगत अकादमी से बाहर निकलने के लिए उड़ने वाले जादुई जानवर पर सवार हो गए। वह सीधे हवा में उड़ गया और लो सिटी की ओर बढ़ने लगा। जियान चेन और चांगयांग हू जादुई जानवर की पीठ पर बैठे बैठे चुप रहे। जब दोनों को घर ले जाया जा रहा था तो दोनों का मन बहुत भारी लग रहा था। जियान चेन के मन में बार बार अपनी माँ के स्नेह की यादें उमड़ रही थीं। हालांकि जियान चेन अब बच्चा नहीं था, लेकिन उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था, इसलिए यह मातृ स्नेह उसके लिए बिल्कुल नया था। इसी कारण जियान चेन ने इसका बहुत कम विरोध किया। जियान चेन के मन में चांगयांग परिवार में बिताए अपने पिछले जीवन की यादें उमड़ पड़ीं। उनकी माँ ने उनका दिल खोलकर ख्याल रखा था और जीवन के हर कदम पर उन्हें बेहद प्यार किया था। इससे जियान चेन का कठोर हृदय, जिसने पहले कभी माँ का प्यार महसूस नहीं किया था, गर्माहट से भर गया और उन्होंने इस भावना का भरपूर आनंद लिया और इसे संजोकर रखा। समय चुपचाप बीतता गया। क्लास 4 का जादुई जानवर तेज रफ्तार से हवा में उड़ रहा था और हवा लगातार जियान चेन के कानों में सीटी बजा रही थी। जियान चेन के काले कमर तक लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और हवा में नाच रहे थे। खासकर अब जब वह एक सुंदर और आकर्षक रूप में था तो वह पहले की तरह ही आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था, क्योंकि वह उड़ते हुए जादुई जानवर के ऊपर आराम से सवार था। उड़ने वाला जादुई जीव घोर अंधेरे आसमान की आड़ में कई गांवों और शहरों के ऊपर से गुजरा। जमीन से 1000 किलोमीटर ऊपर कुछ घंटों की उड़ान के बाद वे अंततः लो सिटी पहुंचे। चांग बाई के नियंत्रण में ईगल बीस्ट चांगयांग हवेली के परिसर में उतर आया। पिछले प्रांगण का प्रबंधन करने वाले सेवक बहुत पहले ही उस क्षेत्र को छोड़कर जा चुके थे, केवल सबसे वफादार पहरेदारों को ही पीछे छोड़ गए थे। जब चील जानवर आसमान से नीचे आया और जमीन पर उतरा तो हवा का एक बड़ा झोंका आंगनों पर आया, जबकि 3 नर चील उससे नीचे उतर रहे थे। ईगल बीस्ट के चारों ओर लोगों का एक समूह पहले से ही इकट्ठा हो चुका था, जिसमें काले और सफेद पाव पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी समूह का नेतृत्व कर रहा था। ये चांगयांग हवेली का मालिक और जियान चेन का पिता था, चांगयांग बा। उसके अगल बगल 4 बेहद खूबसूरत महिलाएं थीं, जियान चेन की माँ भी युनतेन और उसकी 3 मौसियाँ। उसकी चौथी मौसी के पास एक लड़की खड़ी थी जो लगभग 18 साल की लग रही थी। यह उसकी दूसरी बहन थी जिसे उसने कुछ महीनों से नहीं देखा था, चांगयांग मिंग्यू। उसके ठीक बगल में एक और व्यक्ति खड़ा था जो जियान चेन की उम्र का लग रहा था। ये चांगयांग के था उसका तीसरा भाई। हालांकि चांगयांग के की आंखों में हंसी का भाव था, मानो वह कारगात अकादमी छोड़ने के बाद जियान चेन को इस दुख में देखकर खुश हो। परिवार के पीछे कुछ अधेड़ उम्र के पुरुष और बुजुर्ग खड़े थे। वे कुल के उच्च पदस्थ सदस्य थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर गंभीर भाव थे और वे जियान चेन को एक जटिल निगाह से देख रहे थे। कुछ उसे खुशी से देख रहे थे, कुछ उम्मीद भरी निगाहों से और कुछ ने बस आह भरी। चांग बाई चांगयांग बा की ओर बड़े और हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, कुल के नेता, मैंने आपको निराश नहीं किया है। मैं सबसे बड़े गुरु और चौथे गुरु को सुरक्षित घर वापस ले आया हूँ।
चांगयांगबा ने चांगबाई की ओर देखा और अपने हाथ जोड़कर कहा, चांगबाई, आपकी परेशानी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कबीले का नेता बहुत विनम्र हो रहा है, ये तो मेरे कर्तव्य का हिस्सा है। चांगबाई ने कहा। चांगयांगबा ने अपनी नज़रें जियानचेन और चांगयांगहू पर घुमाईं। जियानचेन को देखते हुए उनकी आंखों में संतुष्टि और प्रशंसा दोनों के भाव थे, और उनका भाव उत्तेजित भी हो गया था, हालांकि फिर भी चिंता थी। अंत में उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, जियांगर, आहू, तुम दोनों मेरे साथ मुख्य हॉल में आओ। चांगयांगबा मुड़े और बाहर जाने लगे। अध्याय 65, शाही महल के लोग 1। जियानचेन और चांगयांगहू अपनी अपनी माताओं के पास लौट आए और अन्य लोगों के साथ चांगयांग हवेली के मुख्य हॉल की ओर चल पड़े। आहू, तुमने अकादमी में बहुत कष्ट सहे हैं, जरा अपने जख्मों को तो देखो। रास्ते में जियानचेन की सबसे बड़ी चाची लिंगलोंग ने चांगयांगहू के चेहरे पर निशानों को देखा। उनकी आंखें आंसुओं से गीली थीं, जो कभी रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। चांगयांगहू केवल हंसते हुए बोला, माँ, ये तो मामूली चोटें हैं, चिंता की कोई बात नहीं। शुक्र है चौथे भाई ने मुझे ढूंढ लिया, वरना आपका बच्चा बिस्तर से हिल भी नहीं पाता। ये सुनकर लिंगलोंग ने मुस्कुराते हुए जियानचेन की ओर सिर घुमाया और कहा, शियांगतियन, आहू की मदद करने के लिए मैं वास्तव में आपका धन्यवाद करती हूँ। जियानचेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बड़ी चाची, आप क्या कह रही हैं? अगर मेरे बड़े भाई को कोई परेशानी है तो मैं ज़रूर मदद करूंगी। वैसे भी ये सब मेरी वजह से हुआ है और बड़ा भाई इसमें फंस गया है। जब तक बड़ी चाची मुझे दोष नहीं देती तब तक मैं खुश हूँ। लिंगलोंग के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। जियांगतियन, तुम और भी ज्यादा समझदार होते जा रहे हो। अब तुम लगभग आहू जैसे ही बन रहे हो। बड़ी चाची से तारीफ। जियानचेन हंस पड़ा। उसे साफ पता चल गया था कि बड़ी चाची लिंगलोंग का उसके प्रति रवैया सुधर गया है। अब वो उसके प्रति पहले जैसी गंभीर और भावहीन नहीं थी। अब वो पहले की तरह हमेशा तटस्थ चेहरा नहीं रखती थी। माँ, आपको सही कहना चाहिए, चौथे भाई की शक्ति सचमुच अद्भुत है। संत बनने से पहले ही वह आसानी से द्वितीय श्रेणी के जादुई जीवों का शिकार करके उन्हें मार सकता था, और संत बनने के बाद कारगात अकादमी के सभी प्रतिभाशाली साधकों की संयुक्त शक्ति भी, जिनमें प्रतिभाशाली उच्च संत चेंग मिंगशियांग भी शामिल थे, 3 मिनट से भी कम समय में हार गई। उनके पीछे आए 10 अन्य लोगों को भी चौथे भाई ने आसानी से हरा दिया। चांगयांगहू स्पष्ट रूप से उत्साहित था। बोलते समय उसकी आवाज़ तेज होती जा रही थी। माँ, आपने लड़ाई नहीं देखी, लेकिन मैंने देखी। हालांकि चौथा भाई अकेला था, उसने पलक झपकते ही 1 दर्जन लोगों को बुरी तरह से पीट दिया। ये सभी 12 लोग कम से कम संत के स्तर के थे, लेकिन चौथे भाई के सामने वे कुछ भी नहीं थे। ये सुनकर जियानचेन की माँ भी यूनतियान खुशी से मुस्कुरा उठी और उसने अपने बेटे को प्यार से देखा। हम्फ, बगल से एक ठंडी उपहास भरी मुस्कान आई। ये जियानचेन की तीसरी चाची बाई यूशुंग की ओर से थी, जिन्होंने आगे कहा, अद्भुत तो अद्भुत है, लेकिन इसी अद्भुतता ने हुआ यून संप्रदाय को उकसाया। चांगयांग जियांगतियन की अद्भुतता व्यावहारिक रूप से हमारे चांगयांग हवेली के लिए खतरा आमंत्रित कर रही है। जियानचेन की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी तीसरी चाची बाई यूशुंग ने बचपन से ही उसके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया था। जियानचेन की माँ बी यूनतियन बेहद असंतुष्ट थीं। हालांकि जिसने परेशानी पैदा की थी वह उसका अपना बेटा था, और उसे भी थोड़ा बहुत लगा कि वह गलत था। इसके अलावा बाई यूशुंग के साथ उसके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे, इसलिए वह ये दावा भी नहीं कर सकती थी कि वह दोषी नहीं है, वरना दोनों के बीच का ये छोटा मोटा झगड़ा और बढ़ता ही जाता। छोड़ो, तीसरी बहन, जो हो चुका है सो हो चुका है। अब इस पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। अब हमें ठीक से सोचना चाहिए कि इससे कैसे निपटना है। जियानचेन की दूसरी चाची यू फैंगयान ने समझाया। छोड़ो भी, तीसरी बहन, आखिर शियांगतियान ने आहू को बचाने के लिए ही तो ये मुसीबत खड़ी की है। सारा दोष शियांगतियान पर नहीं डाला जा सकता। लिंगलोंग ने जियानचेन का साथ दिया। ये देखकर कि वास्तव में 2 लोग जियानचेन का समर्थन कर रहे थे, बाई यूशुंग केवल खर्राटे भर सका और चुप रहा। बी यूनतियन ने आह भरी, उसकी निगाहों में प्यार और चिंता दोनों थे। उसने जियानचेन की ओर देखा और कहा, जियांग, हम कारगात अकादमी में तुम्हारी सभी उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। तुम मेरी शान और शान हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार तुम्हारी हरकतें बहुत ही बेशर्मी भरी थीं। सोचो तो, तुमने हुयून संप्रदाय के नेता के बेटे का हाथ भी काट दिया। क्या तुम्हें पता है कि ऐसा करके तुमने न सिर्फ अपने लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है, बल्कि पूरे चांगयांग वंश को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जियानचेन के चेहरे पर थोड़ी सी अपराधबोध झलक रही थी जब उसने कहा, माफ़ कीजिए माँ, मैंने अपने कुल पर बहुत बड़ी मुसीबत ला दी है। जियांगतियन, जो हो गया सो हो गया। तुम्हें खुद को दोष देना बंद कर देना चाहिए। अभी हमें जल्दी से मुख्य हॉल में जाकर इस झगड़े को सुलझाने की बात करनी चाहिए। दूसरी चाची ने फिर अपना मुंह बंद कर लिया। उसके बाद समूह ने मुख्य हॉल की ओर बढ़ते हुए अपनी गति तेज कर दी। इस समय एक भव्य महल में गेसुन साम्राज्य के सम्राट ने अपने हाथों में एक पत्र पकड़ा हुआ था। अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, ये चांगयांग शियांगतियान सचमुच बहुत आवेगी है। उसने हुआयून संप्रदाय के चेंग मिंगशियांग का दाहिना हाथ काटकर बहुत बड़ी गलती की है। ऐसी स्थिति का चांगयांग वंश विरोध नहीं कर सकता। सम्राट ने पत्र को छोड़ा और उसे मेज पर गिरते हुए देखा। सेवक, बख्तरबंद सेना के कमांडर बी दाओ को तुरंत बुलाओ। जी हाँ महाराज। जैसे ही सम्राट ने अपना आदेश दिया, दरबारी नपुंसक उनके आदेश का पालन करने के लिए जल्दी से बाहर चला गया। कुछ ही देर में एक काले कवच वाला अधेड़ उम्र का आदमी कमरे में आया। देखने में तो यह आदमी साधारण सा लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय था। उसके जख्मी चेहरे के नीचे उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके पूरे माथे पर निशान थे, जिससे लोग उसके भयानक रूप को देखकर चौंक गए। वह व्यक्ति सम्राट की ओर बढ़ा और उनसे 10 मीटर दूर रुक गया। महाराज, इस सेवक को पता नहीं है कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। सम्राट धीरे से खड़े हुए और हाथ में पकड़े पत्र को उस व्यक्ति को सौंपते हुए बोले, इसे देख लो।
ये सुनकर काले कवच पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सम्राट का पत्र ग्रहण किया और उसे पढ़ना शुरू किया। पत्र समाप्त होने पर उसका चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि वह सचमुच इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। काले कवच वाले आदमी ने एक लंबी सांस छोड़ी और उसके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। युवा पीढ़ी हमेशा ही इतनी अभिमानी और जल्दबाज लगती है। सम्राट ने आह भरी, बीदाओ, 20 साल पहले जब से तुम बख्तरबंद सेना में शामिल हुए हो तब से कभी अपने वतन नहीं लौटे। आज इस अवसर का लाभ उठाओ और एक बार फिर वहां जाओ। जी हाँ महाराज, बख्तरबंद युवक की आंखों में एक जटिल भाव उभर आया। सम्राट के चेहरे पर अचानक गंभीरता छा गई और उन्होंने कहा, बीदाओ, इस बार जब आप वापस आएंगे तो आपको चांग्यांग कबीले के लोगों को जल्द से जल्द चांग्यांग शियांगटियन को यहाँ भेजने के लिए राजी करना होगा, वरना जब हुआयून संप्रदाय उन्हें ढूंढने जाएगा तो संघर्ष और भी बढ़ जाएगा। चांग्यांग शियांगटियन को दूर भेजकर और हमारे द्वारा उनके बीच मध्यस्थता करके ही चांग्यांग कबीले और हुआयून संप्रदाय के बीच संघर्ष अस्थायी रूप से स्थिर हो पाएगा। अभी सभी पड़ोसी राष्ट्र पहले से ही हलचल मचा रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरे गेसुन साम्राज्य के क्षेत्र पर हमला करने का विचार कभी नहीं छोड़ा। इस नाजुक समय में साम्राज्य के भीतर कुछ भी होने की अनुमति नहीं दी जा सकती, वरना अंतिम परिणाम इतने भयानक होंगे कि उसके बारे में सोचना भी मुश्किल होगा। चांग्यांग शियांगटियन स्वर्ग से आया एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसकी क्षमताएं असीम हैं। उसके भविष्य की संभावनाओं का वास्तव में कोई आकलन नहीं किया जा सकता। शायद वह गेसुन साम्राज्य के लिए पिछले कुछ 100 वर्षों में आशा का एकमात्र स्रोत है। इसीलिए चांग्यांग शियांगटियन की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। हालांकि हम उसकी भविष्य की उपलब्धियों की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन हम उसे अपने गेसुन साम्राज्य में किसी दुर्घटना में शामिल नहीं होने दे सकते। सम्राट ने कठोर भाव से कहा। यह सुनकर कवचधारी युवक के चेहरे पर गर्व और खुशी का भाव आ गया। उसने अपने हृदय में उमड़ती भावनाओं को दबाते हुए कहा, महाराज, बीदाओ समझ गया है कि उसे अब क्या करना चाहिए। सम्राट ने सिर हिलाकर कहा, बीदाओ, समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। तुम्हें तुरंत चांग्यांग हवेली के लिए निकलना होगा। अपनी शक्ति से तुम सूर्योदय से पहले वहां पहुंच जाओगे। जी महाराज। चांग्यांग हवेली के विशाल हॉल में चांग्यांग बा अपने सिंहासन पर बैठ गए। उनके एक तरफ जियानचेन और दूसरी तरफ उनकी साथी पत्नियां थीं। कुछ सीढ़ियां नीचे राहत महसूस कर रही गृहस्वामी चांगबाई बैठी थीं। चांग्यांग बा अपने बेटे जियानचेन को देखते हुए चिंता से भरे चेहरे के साथ बोले, कारगात अकादमी में शियांग एर की स्थिति के बारे में यहाँ सभी को पता होना चाहिए। हुआयून संप्रदाय के नेता के बेटे का दाहिना हाथ काट दिया गया है, इसलिए हुआयून संप्रदाय इस मामले को आसानी से नहीं छोड़ेगा। कृपया अपने पास मौजूद समाधान बताएं। ये सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोग चुप हो गए। गेसुन साम्राज्य में शाही परिवार के अलावा हुआयून संप्रदाय सबसे बड़ी शक्ति थी और सम्राट की शक्ति से जरा भी नहीं डरती थी। चेंग मिंगजियांग संप्रदाय के नेता के लाडले बेटे की तरह था, इसलिए चांग्यांग वंश उनके संप्रदाय का विरोध नहीं कर पाता। चूंकि वह दूसरों से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली था, इसलिए जियानचेन द्वारा उसका हाथ काट दिया जाना निश्चित रूप से उसकी भविष्य की उपलब्धियों को प्रभावित करेगा। ये बिना किसी अतिशयोक्ति के कहा जा सकता है कि जियानचेन ने चेंग मिंगजियांग को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इसलिए सभी अपने दिलों में जानते थे कि हुआयून संप्रदाय इस मामले को किसी भी तरह से माफ नहीं कर पाएगा। सभी अभी भी चुप थे। तभी एक 60 वर्षीय बुजुर्ग ने कहा, इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान एक दीप्तिमान संत गुरु को ढूंढना और उन्हें चेंग मिंगजियांग की भुजा की मरम्मत में मदद के लिए आमंत्रित करना है। हालांकि केवल रैंक 7 के दीप्तिमान संत गुरु के पास ही इस स्तर पर कुछ करने की शक्ति होगी। हमारा चांग्यांग कबीला ऐसे व्यक्ति को आसानी से नहीं बुला पाएगा। इतना ही नहीं, रैंक 7 के दीप्तिमान संत गुरु तियानयुआन महाद्वीप में अत्यंत दुर्लभ हैं और उनमें से कई घुमक्कड़ हैं। स्वर्ग तक चढ़ना उन्हें ढूंढने से ज्यादा आसान होगा, इसलिए चेंग मिंगजियांग की भुजा के ठीक होने की संभावना लगभग शून्य है। तुम जो कह रही हो वह सही है। मेरी राय में हुआयूं संप्रदाय के क्रोध को शांत करने का हमारा एकमात्र तरीका एक दीप्तिमान संत गुरु को खोजने के अलावा सम्राट और शाही परिवार का समर्थन प्राप्त करना है। हालांकि हुआयूं संप्रदाय निश्चित रूप से अपने मौके नहीं छोड़ेगा। ये निश्चित है कि चौथे गुरु की रक्षा करना आसान नहीं होगा। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास कुछ और बुजुर्ग खड़े थे जिनका कबीले में बहुत प्रभाव था। उन्होंने अकादमी में जियानचेन की उपलब्धियों के बारे में बहुत पहले ही सुन लिया था और अपने मन में कबीले के अस्तित्व की आशा जियानचेन पर ही टिकानी शुरू कर दी थी। इसलिए हालांकि कबीला एक बड़ी समस्या से जूझ रहा था, किसी ने भी उसे इसके लिए दोषी नहीं ठहराया, बल्कि उसकी रक्षा के उपाय खोजने की पूरी कोशिश की। इतना ही नहीं, उसके और राजकुमारी गेलैन के बीच तयशुदा विवाह के बाद चांग्यांग कबीला और भी शक्तिशाली हो गया। काश पूर्वज अभी भी यहाँ होते, एक बुजुर्ग ने असहाय होकर आह भरी। ये सुनकर चांगबाई की आंखें चमक उठीं। सही कहा, अगर गुरु यहाँ होते तो हमारे कबीले को आज यहाँ इकट्ठा होकर कोई हल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अफसोस की बात है, गुरु तो बिना किसी सूचना के दर्जनों साल पहले ही चले गए। हमें तो ये भी नहीं पता कि वे जिंदा भी हैं या नहीं। ये सुनकर भीड़ चुप हो गई। चांगबाई की बातें सुनकर जियानचेन का दिल धड़क उठा। चांग्यांग हवेली में बिताए कुछ सालों में उसने इस पूर्वज या चांगबाई के गुरु के बारे में पहले कभी बात करते नहीं सुना था। हालांकि उसने अभी अभी दोनों के बारे में सुना था, फिर भी उसे पूरा यकीन था कि ये दोनों लोग वाकई बहुत ताकतवर हैं और इनकी शक्ति किसी और से अतुलनीय है। संभवतः ये दोनों हुआयूं संप्रदाय से नहीं डरते थे और कबीले के पूर्व बुजुर्ग थे। जियानचेन ने अपने सवाल पर ज्यादा देर तक सोचने की जहमत नहीं उठाई और तुरंत उसे अपने दिमाग से निकाल दिया। हॉल में अभी भी सन्नाटा देखकर जियानचेन थोड़ा हिचकिचाया और बोला, पिताजी, बेहतर होगा कि चांगबाई का चील जानवर मुझे बाहर भेज दे। जब तक मैं चांग्यांग हवेली में नहीं रहता, मुझे यकीन है कि हुआयूं संप्रदाय अगर सचमुच आ भी गया तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा।
नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही जियान चेन बोला, बी यूनतियन और चांगयांग बा दोनों की आवाज़ें एक साथ आपत्ति में उठ उठीं। बी यूनतियन के दोनों हाथ जियान चेन के हाथों को कसकर पकड़े हुए थे और उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगी, फिर उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। वह चिल्लाई, जियांगर, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। तियान युआन महाद्वीप बहुत खतरनाक है और यह उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचती हो। तुमने अभी तक दुनिया की खोज नहीं की है, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि जीवित रहने के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए। तुम्हारी ताकत अभी भी कम है, माँ तुम्हें ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयास पर हरगिज नहीं जाने देंगी। अध्याय 66, शाही महल के लोग 2। ये सही है, जियांग, तुम्हारी माँ ने जो कहा वह सही है। दुनिया अकादमी जितनी शांतिपूर्ण नहीं है, ये कत्लेआम से भरी है। और तुम्हारी मौजूदा ताकत के साथ बच पाना इतना आसान नहीं होगा। इस विचार को छोड़ दो, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं होऊंगा, चांगयांग बा ने गंभीरता से कहा। हालांकि वह सामान्य स्वर में बोल रहा था, लेकिन वह जियान चेन के विचार को अस्वीकार करने में दृढ़ था। जियान चेन पहले से ही जानता था कि अपने परिवार को इस योजना के लिए राजी करना मुश्किल होगा, फिर भी उसने बोलना जारी रखा, पिताजी, माताजी, कृपया मेरी चिंता न करें। आपका बेटा भले ही ताकतवर न हो, लेकिन मैं फिर भी अपनी रक्षा करने में सक्षम हूँ। मैंने अकादमी के पुस्तकालय से कई किताबें पढ़ी हैं, इसलिए मुझे तियान युआन महाद्वीप में कैसे जीवित रहना है इसकी कुछ जानकारी है। एक बार आपका बच्चा चांगयांग हवेली छोड़ देगा तो कबीले के लिए एक समस्या कम हो जाएगी। चौथे गुरु, स्थिति उतनी सरल नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। अगर हुआयून संप्रदाय को पता चल गया कि आप अब चांगयांग हवेली में नहीं हैं, तो मुझे डर है कि वे आपके पीछे अपने कई साथियों को भेज देंगे और हुआयून संप्रदाय की शक्ति के साथ आपको ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। एक सफ़ेद बालों वाला बुजुर्ग बोला। उसने मन ही मन जियान चेन को अपने कुल के भविष्य की आशा मान लिया था और उसे असमय मरते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। वह एक 15 वर्षीय संत था जो उच्च स्तर के संत से भी अधिक शक्तिशाली था और एक महान संत जैसी शक्तियों से युक्त था। इसका मतलब था कि वह स्वर्ग से आया एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो पूरे तियान युआन महाद्वीप को हिला सकता था। यहाँ के कुछ लोगों के लिए जियान चेन अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक चमकता हुआ मानव खजाना था जो उन्हें असीम धन दे सकता था। इसी कारण उच्च पदस्थ बुजुर्गों के मन में केवल यही इच्छा थी कि वे जियान चेन की रक्षा करें ताकि उसकी भविष्य की संभावनाओं को कोई ठेस न पहुंचे। जियान चेन ने एक बड़ी मुस्कान बिखेरी। हर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने महाद्वीप के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, इसलिए मुझे यकीन है कि मैं हुआयूं संप्रदाय की पकड़ से दूर रह सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, जियांगर, यह अभी भी बहुत जोखिम भरा है, ये परेशानी के लायक नहीं है। चांगयांग बा ने तुरंत प्रस्ताव ठुकरा दिया। जियांगर, किसी भी बात की चिंता मत करो। हुआयून संप्रदाय भले ही बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन हमारा चांगयांग कबीला इतना आसान नहीं होगा, और हालांकि हमारे पूर्वज को गुजरे कुछ साल हो गए हैं, फिर भी उनकी प्रतिष्ठा अभी भी सर्वविदित है। हुआयून संप्रदाय हमारे कबीले के साथ इतना आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए बस हवेली के अंदर ही रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा। जियान चेन ने मन ही मन आह भरी। इतनी दृढ़ आपत्ति के साथ उसके लिए अपने पिता को किसी और तरह से मनाना संभव नहीं था। ये सही है, जियांग, तुम्हारा यह विचार बहुत जोखिम भरा है। भले ही तुम हुआयून संप्रदाय से बच निकलो, तियान युआन महाद्वीप का जीवन उतना सीधा और सरल नहीं है जितना किताबों में लिखा है। कृपया आज्ञाकारी होकर चांगयांग हवेली में ही रहो। तुम्हारे पिता और तुम्हारे चाचा तुम्हारी रक्षा करने की पूरी कोशिश करेंगे। बी यूनतियान ने जियान चेन से विनम्रतापूर्वक विनती की। चांगयांग बा ने अपनी आवाज़ साफ करते हुए कहा, बस अब बहुत हो गया, पहले हम हुआयूं संप्रदाय से कैसे निपटेंगे इस बारे में बात करते हैं। मुझे यकीन है कि उन्हें इस स्थिति के बारे में पहले ही पता चल गया होगा और वे जल्द ही लो सिटी पहुंच जाएंगे, इसलिए हमारे पास समय की कमी है। चांगयांग बा ने फिर कहा। मुख्य हॉल में उपस्थित पूरी भीड़ शांत हो गई और वे सभी स्थिति के बारे में सोचने लगे। अगर महामहिम हमारी मदद करते हैं तो इसका मतलब है कि चौथे स्वामी और राजकुमारी गेलान के बीच तय की गई शादी अभी भी जारी रहेगी। तो अंत में चौथा स्वामी अभी भी सम्राट का दामाद ही रहेगा, इसलिए मुझे यकीन है कि महामहिम चुपचाप बैठकर कुछ नहीं करेंगे। किसी ने कहा। चांग बाई ने विचार में सिर हिलाया और कहा, अगर महामहिम हमारा समर्थन करना चाहते हैं तो वे अस्थायी रूप से इस स्थिति को दबा सकते हैं, लेकिन इससे महामहिम को निश्चित रूप से काफी सिरदर्द होगा। अभी भी ये दुर्भाग्यपूर्ण समय है। पड़ोसी देश सीमाओं पर गुप्त रूप से सैनिक भेज रहे हैं। बहुत संभव है कि वे गेसुन साम्राज्य की उपजाऊ भूमि पर आक्रमण करना चाहते हों। इसलिए अभी महामहिम निश्चित रूप से हुआयूं संप्रदाय के बुरे पक्ष में नहीं पड़ना चाहेंगे। आखिरकार ये राज्य के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। हुआयूं संप्रदाय के 2 स्वर्गीय संत गुरुओं के बिना सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के लिए भी दूसरे राज्य के सैनिकों से लड़ना मुश्किल हो जाएगा। यद्यपि चौथे स्वामी में बहुत प्रबल क्षमता है और उन्हें महामहिम से बहुत उम्मीदें भी हैं, फिर भी चौथे स्वामी की भविष्य की उपलब्धियों की पुष्टि अभी नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, चौथा स्वामी अभी युवा है, इसलिए उसे पूरी तरह परिपक्व होने में अभी काफी समय है। राज्य युद्ध के कगार पर है, इसलिए उनके पास चौथे स्वामी का इंतजार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, क्योंकि हमें यकीन नहीं है कि राज्य की जीत या हार में कितना समय लगेगा। युद्ध जीतने के लिए राज्य को यथासंभव अधिक से अधिक शक्तिशाली संतों की आवश्यकता होगी, इसलिए ये स्पष्ट नहीं है कि महामहिम हमारी मदद करेंगे या नहीं। मुख्य हॉल में बैठे लोग लगातार दूसरे तरीके ढूंढने की कोशिश करते रहे। हालांकि पूरी शाम विचार करने के बाद भी वे कोई कारगर तरीका नहीं ढूंढ पाए। दर्जन भर लोगों के तनावपूर्ण माहौल में रात तेजी से बीत गई। आसमान पहले ही उजला होने लगा था, भोर होने ही वाली थी। पूरी रात की चर्चा के बाद सबके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। इस समय चांगयांग कबीले का एक गश्ती दल दौड़ता हुआ आया, कबीले के नेता को रिपोर्ट करते हुए। बीदाओ नाम का एक व्यक्ति हवेली के बाहर इंतजार कर रहा है जो आपसे मिलना चाहता है। बीदाओ, चांगयांग बा ने मन ही मन सोच विचार करते हुए कहा।
सिंहासन से उठते ही उसकी आंखें चमक उठी। जल्दी से उसे अंदर बुलाओ। जी सर, गार्ड ने जवाब दिया और झट से चला गया। बी दाओ का नाम सुनते ही बी यूनतियन जहां खड़ी थी वहां खुशी से कांपने लगी, लेकिन जल्द ही वह भाव हैरानी में बदल गया। जियान चेन अपनी मां के हाव भाव में आए बदलाव को देखकर उलझन में पड़ गया। उसने पहले कभी बी दाओ के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उसकी मां की प्रतिक्रिया को देखते हुए इस बी दाओ का उसकी मां के साथ कोई न कोई रिश्ता जरूर रहा होगा। जियान चेन धीरे धीरे अपनी मां के पास पहुंचा और फिर पूछा, मां, ये बी दाओ कौन है? बी यूनतियन धीरे से मुड़ी, उसकी निगाहें अपने प्यारे बेटे पर टिकी थीं। शियांग, एट मां तुम्हें इसके बारे में थोड़ी देर में बताएगी। ठीक है। जियान चेन ने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं पूछा। कुछ ही देर बाद काले वस्त्र पहने एक पुरुष लंबे लंबे कदमों से अंदर आया। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय था और उसकी आंखें ऊर्जा से चमक रही थीं। उसके माथे पर कई तरह के निशान दिखाई दे रहे थे। चांगयांग बा ने अपनी हरकतें रोकी और चर्चा कक्ष के बीचों बीच चले गए। उन्होंने अभिवादन किया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई बी दाओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारी आखिरी मुलाकात को 20 साल हो गए हैं। आप कैसे हैं? बी दाओ नाम के अधेड़ आदमी ने अभिवादन किया और कहा, मैं ठीक हूँ। वह एक पल के लिए रुका, उसकी नज़र जियान चेन और उसकी मां पर रुकी, फिर बोला, शायद बेहतर होगा कि मैं सीधे मुद्दे पर आ जाऊं। मैं इस बार सम्राट के आदेश पर आया हूं, साथ ही मैं उनके आदेश सुनाने भी आया हूं। ये सुनकर चांगयान बा का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने पूछा, भाई बी दाओ, क्या ये जियांग एर से भी संबंधित हो सकता है? बी दाओ ने सिर हिलाया, ये सही है। महामहिम ने आपके चांगयांग जियांग तियान को लो सिटी से बहुत दूर ले जाने की अनुमति दे दी है। केवल ऐसा करने से ही चांगयांग हवेली और हुआयुन संप्रदाय के बीच संघर्ष अस्थायी रूप से कम हो सकेगा। चांगयांग बा ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मन ही मन वह इस समाधान पर अमल नहीं करना चाहता था। बी दाओ ने आगे कहा, इस बार मुसीबत सचमुच कुछ ज्यादा ही बड़ी है। चेंग मिंगजियांग हुआयुन संप्रदाय का इकलौता बेटा है और वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो अंततः हुआयुन संप्रदाय का अगला नेता बनेगा। चेंग मिंगजियांग का दाहिना हाथ काटकर चेंग मिंगजियांग को बिना किसी संदेह के नष्ट कर दिया गया। इसलिए हुआयुन संप्रदाय इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ेगा। हुआयुन संप्रदाय के 2 स्वर्ग संत गुरु हैं, चांगयांग वंश उनसे युद्ध करने का जोखिम नहीं उठा सकता। हालांकि महाराज के पास भी 2 अन्य स्वर्ग संत गुरु हैं, लेकिन देश की सीमाओं पर अशांति फैलने के कारण गेसुन साम्राज्य भी जल्द ही युद्ध में शामिल हो जाएगा। उस समय महाराज हुआयुन संप्रदाय से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। चांगयांग जियांग तियान को लोरे शहर से बाहर निकालकर महाराज के नियंत्रण में लाने से ही इस स्थिति का अस्थायी समाधान हो सकता है और गेसुन साम्राज्य के भीतर की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। क्या सच में कोई और रास्ता ही नहीं है? जियान चेन की दूसरी चाची यूफेंगयान ने पूछा। बिल्कुल नहीं। बी दाओ ने अपना सिर हिलाया, उसकी आवाज में पूर्ण आत्मविश्वास झलक रहा था। बी यूनतियन का चेहरा पीला पड़ गया और उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन बाहर के लोग खतरनाक हैं। जियांगर की ताकत अभी कमजोर है, उसे जरूर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बी दाओ ने बी यूनतियन के बगल में बैठे जियान चेन को गौर से देखा और कहा, एक व्यक्ति के रूप में अपनी गरिमा बनाए रखते हुए हर किसी को जीवन में कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। हर सुख दुख में कष्ट सहने के बाद ही वे एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में परिपक्व हो पाते हैं। तुम दोनों उसे बहुत ज्यादा लाड प्यार करते हो, इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे उसे नुकसान ही होगा। बी दाओ की बात सुनकर वहां मौजूद कुछ लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी बातों में काफी तर्क था। चांगयांग बा अभी भी इस विचार पर झिझक रहे थे। जियान चेन ने अपने आसपास के माहौल पर नजर दौड़ाई। उसे पता था कि यही मौका है फायदा उठाने का, इसलिए बोला, पिताजी, मुझे जाने दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में जो भी मुश्किलें आएंगी मैं उनका सामना कर पाऊंगा। इसके अलावा मैं सचमुच बाहर जाकर दुनिया घूमना चाहता हूँ। कुल के नेता चून की चौथे स्वामी ने मूल रूप से हवेली छोड़ने की योजना बनाई थी, इसलिए बी दाओ ने जो कहा वह सही है। दोनों समूहों के बीच संघर्ष को सुलझाने का यही एकमात्र तरीका हो सकता है। इस तरीके से चौथा स्वामी निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखेगा। भले ही चौथा स्वामी दूसरों से बढ़कर प्रतिभाशाली हो, फिर भी उसका अनुभव सबसे महत्वपूर्ण है। चांग बाई ने कहा। चांगयांग बा ने असहाय होकर आह भरी और कहा, ठीक है। चूंकि चांग बाई भी इस सुझाव से सहमत है तो जियांग एर लो सिटी छोड़कर कुछ समय के लिए बाहरी दुनिया का अनुभव करेगा। मैं जियांग एर को बाहर सुरक्षित रखने के लिए उसके साथ कुछ समर्पित पहरेदारों को जाने दूंगा। जैसे ही उसे पता चला कि उसकी सुरक्षा के लिए गार्ड भेजे जाएंगे, जियान चेन की भौहें तन गईं और उसने कहा, पिताजी, गार्ड भेजने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेले ही बाहर घूमने जाना चाहता हूँ। जियांगर, अकेले बाहर जाना अभी भी बहुत खतरनाक है। कम से कम अगर कोई मुसीबत आ जाए तो कृपया अपने साथ कुछ गार्ड जरूर ले जाएं। बी यूनतियन ने चिंता से जियान चेन के हाथ पकड़ लिए। मौजूदा हालात को देखते हुए वह अपना फैसला बदलने में असमर्थ थी, इसलिए वह बस शांति से इस फैसले को स्वीकार करने की कोशिश कर रही थी। जरूरत नहीं है माँ, मैं गार्ड्स को बाहर नहीं लाना चाहता। अगर ऐसा हुआ तो मुझे निशाना बनाना बहुत आसान हो जाएगा। मुझे लगता है कि अकेले बाहर जाना ज्यादा आसान है। जियान चेन का रवैया बेहद दृढ़ था। दरअसल उसकी राय में उसके साथ कुछ गार्ड्स का होना एक तरह का बोझ था। इसके अलावा एक बार बाहर जाने के बाद वह अपनी ताकत बचाने के लिए हमेशा उतना सतर्क नहीं रह पाता था जितना घर पर रहता था। उसके पास अभी भी कई राज थे जो वह अपने परिवार में किसी को नहीं बता सकता था। अध्याय 67 द्विकुल। चांगयांग बा जियान चेन के अकेले जाने के प्रस्ताव को ठुकराना चाहते थे, लेकिन जियान चेन अपने फैसले पर अड़े रहे। इसलिए अंततः चांगयांग बा के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चर्चा समाप्त होने के बाद बी दाओ ने कहा, मैंने शाही महल में जो सुना है उसके अनुसार हुआयूं संप्रदाय को खबर मिल चुकी है और वे पूरी गति से लो सिटी की ओर बढ़ रहे हैं। वे देर दोपहर तक लो सिटी पहुंच जाएंगे, इसलिए बेहतर होगा कि आप चांगयांग जियांग तियान को जल्द से जल्द लो सिटी से भेज दें।
वरना रात होने तक बहुत देर हो जाएगी। सबके चेहरे एक बार फिर गंभीर हो गए। तभी चांद बाई खड़ा हुआ और बोला, तो चलो चौथे मालिक को अपना सामान समेटने दो, इससे पहले कि मैं उसे चीर जानवर पर ले जाऊं। इसके तुरंत बाद सभी लोग मुख्य हॉल से बाहर जाने लगे। जियांगर, कृपया माँ के कमरे में जाएं, कुछ मुद्दे हैं जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए, बी यूनतियान ने अपने कमरे की ओर जाते हुए कहा। अपने कमरे में दाखिल होते ही बी यूनतियन ने जियान चेन को अपने साथ खींचकर अपने पास बिठा लिया। इस समय तक बी यूनतियन के गालों से आंसू बह रहे थे। वह मन ही मन जानती थी कि जियान चेन के चांगयांग हवेली छोड़ने के बाद माँ और बेटे के दोबारा मिलने में बहुत समय लगेगा। तियान युआन महाद्वीप में जीवन जटिल था और जियान चेन को नहीं पता था कि उसे किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा या उसके साथ कौन सी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटेंगी, इसलिए संभवतः यह आखिरी बार था जब माँ और बेटे एक दूसरे को फिर कभी देख पाएंगे। जियांगर, अब तुम्हारी उम्र कम नहीं रही और तुम जल्द ही यहाँ से चली जाओगी, इसलिए कुछ बातें हैं जो माँ को तुम्हें पहले बता देनी चाहिए। बी यूनतियन के आंसू चमकते क्रिस्टल की तरह उसके चेहरे से टपक रहे थे। जियांगर, क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि यह अजीब क्यों था कि तुम्हारे कोई दादा या दादी नहीं थे? जियान चेन ने बिना कोई आवाज किए अपना सिर हिलाया। बी यूनतियन ने आगे कहा, जियांगर, तुम्हारी माँ असल में गेसुन साम्राज्य से नहीं है। मेरी मातृभूमि 3 सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक काल साम्राज्य से उत्पन्न हुई है। इतना ही नहीं, मेरा बिल्कुल एक शक्तिशाली परिवार रहा है जो 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसका प्रभाव हुआ यून संप्रदाय से भी ज्यादा था और यह राजनगर मिंगहुओ शहर में रहता था। तुम्हारे दादा एक शक्तिशाली संत शासक थे, जबकि तुम्हारे 4 अन्य महान बुजुर्ग हैं जो स्वर्गीय संत गुरु स्तर तक पहुंच चुके हैं और हमारे भी कुल में उच्च पदों पर हैं। बी यूनतियन ने आह भरी। यह अफसोस की बात है कि अच्छी चीजें हमेशा नहीं टिकती। जब आपकी माँ अभी छोटी थी तब आपके दादाजी को एक पत्र मिला था जो कभी वापस नहीं लौटा और कोई जानकारी भी नहीं छोड़ गया। आपके दादाजी के लापता होने के 20 साल बाद कबीले के 4 बुजुर्गों ने उनकी तलाश के लिए 2 लोगों को भेजा। हालांकि उनकी खोज शुरू होने के 2 दिन बाद एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। जिन 2 लोगों को भेजा गया था वे देहात में मारे गए थे। ये कहते ही बी यूनतियन का चेहरा दुख से भर गया। ये जानकारी साफ आसमान से गिरती बिजली की तरह थी। हालांकि दोनों बुजुर्ग केवल स्वर्गीय संत गुरु स्तर के थे, फिर भी उन्हें तियान युआन महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक माना जाता था, इसलिए ये सोचना भी असंभव था कि उन्हें मारा जा सकता है। बुजुर्गों के पास भागने का भी समय नहीं था और इसलिए आज तक भी कबीले को यह पता नहीं है कि कौन सा दुश्मन इतना शक्तिशाली हो सकता है कि हमारे भी कबीले से इतनी दुश्मनी रखे। हो सकता है कि आपके दादाजी को भी कुछ ऐसा ही सामना करना पड़ा हो। दुर्भाग्य से हमारे रहस्यमय दुश्मनों ने हमें सांस लेने का भी समय नहीं दिया। हत्याओं वाली उसी रात रहस्यमय लोगों के एक विशाल समूह ने हमारे भी कबीले पर हमला कर दिया। वे सभी बहुत शक्तिशाली थे और शेष 2 बुजुर्ग उन्हें पीछे हटाने में असमर्थ रहे। अंततः वे मारे गए। शक्तिशाली बुजुर्गों के बिना हमारी रक्षा करने वाला कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति नहीं बचा था। उस समय कबीले के कुछ वफादार सदस्यों ने हम में से एक समूह को नरसंहार से बचने में मदद करने की कोशिश की, लेकिन अंत में केवल तुम्हारी माँ और चाचा ही बचे। तुम्हारे चाचा और मैं एक पारिवारिक घर में छिप गए, तभी हम मिंगहुओ शहर से अपनी जान बचाकर भाग पाए। कुछ घंटों तक छिपे रहने के बाद हमने अपना सिर घुमाया और तुरंत एक भाड़े के कारवां के माध्यम से गेसुन साम्राज्य की ओर रवाना हो गए। बी यूनतियन के चेहरे से अभी भी आंसू बह रहे थे और वह गहरे दुख में रोते हुए बोली, जियांग, उस महान क्षण में हमारे नाम पर 1000 से ज्यादा सदस्य थे, लेकिन आज तक बस तुम्हारे चाचा और हम दोनों ही बचे हैं। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारे अंदर न केवल चांगयांग वंश का खून है बल्कि बी वंश का भी खून है। तुम्हें बी वंश का नाम आगे बढ़ाना है, इसलिए कृपया अपनी रक्षा करना याद रखना। समझ रही हो? जियान चेन ने चुपचाप सिर हिलाया। उसका दिल भावनाओं से उथल पुथल हो रहा था। बहुत देर तक वह खुद को शांत नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी माँ ने जो खबर उसे सुनाई थी उसने उसकी भावनाओं को गहराई तक झकझोर दिया था। कुछ समय बाद जियान चेन ने आखिरकार खुद को शांत किया और कहा, माँ, क्या ऐसा हो सकता है कि हम अभी भी अपने रहस्यमय दुश्मन की पहचान या उनकी ताकत का पता नहीं लगा पाए हैं? बी यूनतियन ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता। उस समय आपकी माँ और चाचा दोनों ही जवान थे, इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। इसलिए हमें पता ही नहीं था कि वे कौन थे। अगर किसी को पता भी होता तो वो बड़े बुजुर्ग ही होते, लेकिन अब वे मर चुके हैं। इसके बाद बी यूनतियन ने एक लाल कढ़ाईदार थैली निकाली और उसे ऐसे देखा मानो पुरानी यादें ताज़ा हो रही हों। शियांग, तुम्हारे दादाजी के गायब होने से पहले उन्होंने मुझे ये लाल थैली दी थी और कहा था कि यह पीढ़ियों से चली आ रही पारिवारिक धरोहर है। अब तक यह 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, इसलिए कृपया इसका ध्यान रखना। उन रहस्यमय लोगों ने शायद इसी तरह के खजाने के लिए हमारे भी कबीले का सफाया कर दिया था। जियान चेन की नज़र कढ़ाई वाले लाल थैले पर पड़ी और उसने कहा, माँ, तो इसमें वास्तव में क्या है? इसके अंदर हथेली से भी छोटा सा फर का टुकड़ा है। तुम्हारी माँ को पता नहीं कि इसका क्या उपयोग है। बी यूनतियन ने लाल थैली जियान चेन के हाथों में रखते हुए कहा। शियांग, भले ही इस थैली में सिर्फ फर ही हो, फिर भी यह खानदानी धरोहर है, इसलिए यह फर का टुकड़ा मामूली नहीं हो सकता। इस समय तुम भी कुल की इकलौती उम्मीद हो, इसलिए खानदानी धरोहर को आगे बढ़ाना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं आशा करती हूँ कि तुम अपनी रक्षा अच्छे से करोगी, लेकिन बेहतर होगा कि तुम इस थैली को हर हाल में छुपा कर रखो। हालांकि इसे पहचानने वाले किसी व्यक्ति के हाथ लगने की संभावना कम है, फिर भी सावधानी बरतना बेहतर है। जियान चेन ने चुपचाप सिर हिलाया और लाल थैली ले ली। डोंग डोंग डोंग। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई और दूसरी तरफ से एक आवाज आई। जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए बी यूनतियन ने पुकारा, कौन है? कुछ देर तक दरवाजे के बाहर कोई आवाज नहीं आई। आखिरकार एक आवाज आई, बहन, मैं हूँ। वह जानी पहचानी आवाज सुनकर, जो उसने कुछ समय पहले ही सुनी थी, जियान चेन दरवाजे की ओर देखता रह गया।
वह महल से आया हुआ आदमी था। बीदाओ। आवाज सुनकर बी यूनतियान हैरान दिखे और बोले, अंदर आइए। दरवाजे खुले तो काले वस्त्र पहने एक आदमी धीरे धीरे अंदर आया। ये वास्तव में बीदाओ था। बी यूनतियन धीरे से अपनी कुर्सी से उठी और उसे दर्द से देखते हुए बोली, भाई तुम्हें मुझे देखे हुए 20 साल हो गए हैं। मुझे लगा था कि तुम मुझे भूल ही गए होगे। जियान चेन की निगाहें सख्त हो गईं। उसकी माँ उसे अपना भाई कहती थी। इस बात से उसे पहले ही पता चल गया था कि उसके सामने खड़ा अधेड़ उम्र का आदमी उसका चाचा है। बीदाओ ने आह भरी। बहन, मुझे माफ करना, तुम्हारे बड़े भाई ने पिछले 20 सालों में तुमसे न मिलकर गलती की। सच तो यह है कि तुम्हारा भाई तुम्हें कभी भूला नहीं, बस उस पर इतना बोझ था कि वह उसे सहन नहीं कर पा रहा था। हमारे भी कुल का बदला मैं जरूर लूंगा। बहन, तुम्हारा भाई अपना पूरा जीवन केवल बदला लेने के उद्देश्य से ही व्यतीत करेगा। बी यूनतियान ने भी आह भरी और फिर अपना सिर घुमाकर जियान चेन की ओर देखा। जियांग, ये तुम्हारे चाचा हैं, बीदाओ। अंकल, जियान चेन बोला। ये पहली बार था जब उसने ये शब्द बोला था और पहली बार ही उसने उन्हें इतने करीब से देखा था। बीदाओ ने जियान चेन को गौर से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, शियांग तियान, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम्हारी उपलब्धियों की चर्चा राजधानी में गूंज रही है और राजमहल के अंदर भी कानाफूसी हो रही है। तुम सचमुच हमारे बी वंश के वंशज होने के योग्य हो। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ जब तुम बलवान और सम्मानित बन जाओगे। मुझे निराश मत करना। बातचीत के बाद बीदाओ ने बी यूनतियन का सामना करते हुए एक बार फिर गंभीरता दिखाई। बहन, मुझे पता है कि आप जियांग तियान को जाते हुए देखना पसंद नहीं करेंगी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। अभी की स्थिति में चांग्यान कबीला हुआ यून संप्रदाय का विरोध नहीं कर सकता, लेकिन अगर जियांग तियान चला जाता है तो कबीले और जियांग तियान दोनों के लिए स्थिति नाटकीय रूप से सुधर जाएगी। जियांग तियान को हवेली में रहने देने से कोई फायदा नहीं होगा। हो सकता है कि चांग्यान कबीला भी हमारे बी कबीले जैसा हो जाए। अभी हमें बस रात होने से पहले जियांग तियान को तस्करी से बाहर निकालना है, वरना वह नहीं जा पाएगा, भले ही आप उसे जाने देने के लिए तैयार हो जाएं। बी यूनतियन ने धीरे से सिर हिलाया। चूंकि सम्राट अभी सार्वजनिक रूप से उनकी मदद करने को तैयार नहीं थे, तो वह इस तर्क को कैसे न समझ सकी। इसके बाद आंसुओं से भीगी हुई बी यूनतियन ने जियान चेन को कुछ कपड़े और सामान इकट्ठा करने में मदद की और फिर उसे बाहर तक छोड़ने गई। जैसे ही वे दोनों पिछले आंगन में पहुंचे, उन्होंने देखा कि जियान चेन की चाचियां, उसके पिता और चांगबाई वहां उसका इंतजार कर रहे थे। उनके ठीक पीछे एक विशालकाय और राजसी ईगल बीस्ट खड़ा था। चांगयांग हू ने जियान चेन की बांह पकड़ ली। उसकी अभिव्यक्ति उदास थी क्योंकि वह चिंता से बोला, चौथे भाई, बेहतर होगा कि आप बाहरी दुनिया में सावधान रहें, समझे। जियान चेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो बड़े भाई, मैं अपनी रक्षा जरूर करूंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम लोग लापरवाही मत करना। तुम्हें युद्ध तकनीकों का अभ्यास जारी रखना होगा। चांगयांग हू ने दृढ़ता से सिर हिलाते हुए कहा, मैं करूंगा चौथे भाई। आपके बड़े भाई की कमजोरी का बोझ आप पर पड़ा है। अब से मैं और भी अधिक मेहनत करूंगा और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए साधना करूंगा। जियान चेन की दूसरी बहन चांगयांग मिंग्युए उसके पास आए और उसे मसालों से भरा एक थैला देते हुए बोली, चौथे भाई, आपकी दूसरी बहन ने आपके लिए सुरक्षा कवच बनाया है और आपकी यात्रा मंगलमय हो। आप इसे पहन लें। इस समय चांगयांग मिंग्युए 18 साल की हो चुकी थी। वह एक लंबी लेकिन पतली खूबसूरत लड़की बन चुकी थी जो पूरे शहर को अपने लिए लड़ने पर मजबूर कर सकती थी। जियान चेन ने उससे सुरक्षा कवच ले लिया। हालांकि वह जानता था कि यह कोई खास सुरक्षा कवच नहीं देगा, फिर भी यह उसकी बहन की तरफ से एक उपहार था जो चिंता से भरा हुआ था। शुक्रिया दूसरी बहन, मैं इस आकर्षण का जरूर ध्यान रखूंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। चांगयांग बा एक अंगूठी लेकर आगे बढ़े और बोले, शियांग, यह अंतरिक्ष की अंगूठी है जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए बहुत पहले तैयार की थी। ये तुम्हें कारगात अकादमी से स्नातक होने पर उपहार के रूप में दी जानी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें इसके लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तुम्हारे पिता तुम्हें यह अंतरिक्ष की अंगूठी देंगे। इसके अंदर मैंने तुम्हारे लिए कुछ विशेष तैयार कर रखा है। धन्यवाद पिताजी। कृतज्ञता भरी नजर से जियान चेन ने स्पेस रिंग ले ली। जियांग, अंतरिक्ष वलय तियान युआन महाद्वीप की एक अनमोल वस्तु है। अनावश्यक परेशानियों से बचने के लिए अपनी अंतरिक्ष वलय किसी को भी न दिखाएं, चाहे वह कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, चांगयांग बा ने कहा। जियान चेन ने सिर हिलाया। पिताजी, जियांग समझता है। अध्याय 68 व्हाइट क्लाउड सिटी। जब सभी ने बात करना समाप्त कर लिया तो जियान चेन चांगबाई के साथ ईगल बीस्ट की पीठ पर बैठकर तुरंत लो सिटी से चला गया। चील जानवर के ऊपर बैठा जियान चेन चेहरे पर उलझन भरी नजरों से शहर की पीछे हत्ती दीवारों को घूर रहा था। उसे इस दुनिया में आए 15 साल से ज्यादा हो गए हैं और वह हवेली और लो सिटी की सीमा से सिर्फ 2 बार ही बाहर निकला है। पहली बार उसने लो सिटी कारगात अकादमी जाने के लिए छोड़ी थी, लेकिन इस बार वजह वही नहीं थी। जियान चेन समझ गया था कि जाने के बाद वह बहुत लंबे समय तक अपने परिवार से नहीं मिल पाएगा और उसे खुद ही अपना ख्याल रखना होगा। तियान युआन महाद्वीप नामक इस खतरनाक माहौल में जियान चेन केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकता था। जियान चेन को व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता था कि वह अपने परिवार से दोबारा मिल पाएगा, लेकिन उसने किताबों में पढ़ा था कि इस दुनिया में ताकतवरों का बोलबाला है। तियान युआन महाद्वीप उसकी पिछली दुनिया से कहीं ज्यादा खतरनाक था और हालांकि उसकी उम्र के हिसाब से उसके पास अच्छी ताकत थी, लेकिन आगे क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं थी। चांगबाई ईगल जानवर की गर्दन पर बैठ गया और जियान चेन को घूरते हुए बोला, चौथे गुरु, आज से आप अकेले होंगे। कृपया तियान युआन महाद्वीप से यात्रा करते समय सावधान रहें। मुझे पता है क्या करना है चांगबाई, जियान चेन ने बिना सिर घुमाए कहा। चांगबाई ने कुछ देर रुककर उत्सुकता भरी नजरों से जियान चेन को देखा और फिर आह भरी क्योंकि उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। ईगल बीस्ट आकाश में हजारों मीटर ऊपर प्रकाश की किरण की तरह तेजी से उड़ रहा था।
तेज हवा की सीटी की आवाज के साथ चांग बाई और जियान चेन दोनों के बाल और कपड़े हवा में तेजी से लहरा रहे थे। ईगल बीस्ट अनगिनत छोटे छोटे गांवों की दीवारों के ऊपर से उड़ता हुआ गया और अंत में एक विशाल शहर की दीवारों के सामने हवा में धीरे धीरे रुक गया। शहर को नीचे से देखते हुए जियान चेन ने पूछा, चांग बाई, मुझे यहीं उतार दो। ये सुनकर चांग बाई ने सिर हिलाकर छोटे से शहर को देखने के लिए नीचे देखा। अगर आप ऐसा कहते हैं। तुरंत ईगल जानवर उसके नियंत्रण में जमीन की ओर उड़ गया। जियान चेन जादुई जानवर से उतर गया और चांग बाई से कहा, चांग बाई, आपको जल्दी से घर जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि हुआयूं संप्रदाय पहले ही चांगयांग हवेली में आ चुका है। चांग बाई अपने ईगल बीस्ट के साथ ऊपर चढ़ने लगा। चौथे स्वामी, कृपया अपना ख्याल रखें। जियान चेन ने चांग बाई को अलविदा कहा और मुड़कर अपने सामने शहर की ओर चलने लगा। चांग बाई चील जानवर पर बैठे बैठे हिचकिचा रहा था और जियान चेन की पीठ को दूर जाता देख रहा था। उसके गायब होने के बाद ही चांग बाई ने कहा, चौथे गुरु, मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही मिलेंगे। आपने मुझे हमेशा हैरान किया है। चील जानवर ने अपने पंख फड़फड़ाए और धूल उड़ाते हुए आकाश में उड़ गया। जल्द ही चांग बाई चांगयांग हवेली की दिशा में हवा में उड़ गया। सूरज बहुत देर से क्षितिज पर डूब चुका था। रात के रंग तेजी से नजदीक आ रहे थे। जियान चेन लोगों के एक समूह के साथ छोटे से शहर की ओर चल पड़ा। हालांकि जब वह पैदल चल रहा था तो उनमें से कई जादुई जानवरों द्वारा खींची जा रही गाड़ियों में यात्रा कर रहे थे। जियान चेन की उपस्थिति ने स्वाभाविक रूप से अन्य यात्रियों को उत्सुक कर दिया था और कई अन्य भाड़े के सैनिक सतर्क हो गए थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि जियान चेन कितना छोटा है तो उनकी सतर्कता तुरंत खत्म हो गई। जियान चेन ने जादुई जानवरों पर सवार भाड़े के सैनिकों को नाप कर देखा। उनमें से कुछ की उम्र 20 से 50 साल के बीच थी। कुछ ने कवच पहना हुआ था, कुछ ने चमड़े का और कुछ ने साधारण कपड़े पहने हुए थे। हालांकि जब जियान चेन उनके पास गया तो उसे खून की गंध आ रही थी। अनुभवी जियान चेन जानता था कि ये भाड़े के सैनिक पहले ही अपने दुश्मनों के खून से रंगे जा चुके थे। जियान चेन के लिए 10 मील ज्यादा दूर नहीं थे, इसलिए कुछ देर बाद उसे शहर की 20 मीटर ऊंची दीवारें दिखाई दी। जियान चेन को नहीं पता था कि दीवारें कितनी पुरानी थीं, लेकिन समय के साथ लगातार संघर्ष ने उन पर अपनी छाप छोड़ी थी। दीवारों पर निशान साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन दरवाजे के पास मोटे अक्षरों में लिखा था, श्वेत बादलों वाला शहर। अरे रुको, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? जियान चेन के रास्ते में शहर का एक गार्ड खड़ा था। जियान चेन ने हल्की सी मुस्कान दी और गार्ड को कुछ सोने के सिक्के देते हुए कहा, भाई, मैं केवल एक भाड़े का सिपाही हूँ जो एक मिशन के लिए व्हाइट क्लाउड सिटी आया हूँ। गार्ड ने चुपचाप सोने के सिक्के ले लिए और उस पर मुस्कुराते हुए कहा, आह, तो तुम्हारा एक मिशन है, तो मैं तुम्हारा कीमती समय नहीं लूंगा, अंदर चलो। शहर में प्रवेश करने के बाद जियान चेन सड़क पर 3 किलोमीटर पैदल चला और शहर के एक बेहद व्यस्त इलाके में पहुंच गया। हालांकि सूर्यास्त हो चुका था, फिर भी सड़क पर लोगों की चहल पहल थी जो एक दुकान से दूसरी दुकान भाग रहे थे और हर तरह के काम में लगे हुए थे। सड़कें पत्थरों से पक्की थीं जो चमकती हुई लग रही थीं। सड़क इतनी समतल थी कि अगर कोई कारवां पूरी रफ्तार से उस पर दौड़ता भी तो यात्रियों को जरा भी झटका नहीं लगता। भूख से व्याकुल जियान चेन ने अपना पेट धीरे से रगड़ते हुए पास के रेस्टोरेंट की ओर कदम बढ़ाया। उसे खाना खाए हुए पूरा एक दिन हो गया था, इसलिए उसका पेट पहले ही विरोध करने लगा था। स्वागत है, अतिथि। एक वेटर के उत्साहपूर्ण स्वागत के बीच जियान चेन एक खाली मेज की ओर चला गया और बैठ गया। सम्माननीय अतिथि, क्या आप भोजन के लिए यहाँ आए हैं या रात भर रुकने के लिए? वेटर 20 साल का एक युवक था और उसके चेहरे पर एक सौहार्दपूर्ण मुस्कान थी। जियान चेन ने रेस्तरां के अंदर अन्य उपद्रवी भाड़े के सैनिकों को देखा और कहा, यहाँ तक कि जो लोग रात के लिए रुक रहे हैं उन्हें भी भोजन की आवश्यकता होती है। यहाँ खाने के लिए क्या है? वेटर मुस्कुराया और जियान चेन को कई तरह के व्यंजनों से परिचित कराया, लेकिन बताए गए सभी व्यंजन सबसे महंगे थे। वेटर ने काफी पहले ही ध्यान दिया था कि जियान चेन ने बेहद आलीशान कपड़े पहने हुए हैं और उसे किसी धनी खानदान का बेटा समझ लिया था। लेकिन जियान चेन ने व्यंजनों की कीमतों की परवाह नहीं की और इसके बजाय आलस्य से एक व्यंजन को खाने के लिए चुन लिया। भरपेट खाने के बाद जियान चेन ने रात के लिए एक मध्यम आकार के कमरे का भुगतान किया और तुरंत आराम करने के लिए अपने कमरे में चला गया। रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया नहीं था, इसलिए मध्यम आकार का कमरा भी बहुत आलीशान नहीं था। चांगयांग हवेली की तुलना में दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। कमरे में एक लकड़ी का पलंग, एक मेज और कुछ कुर्सियां थीं, बस इतना ही था। हालांकि कमरे की सफाई अच्छी तरह से की गई थी। जियान चेन कभी भी बहुत ज्यादा नखरेबाज नहीं रहा था और इसलिए इस कमरे ने उसे पहले ही काफी संतुष्ट कर दिया था। अपना दरवाजा बंद करने के बाद जियान चेन अपने बिस्तर की ओर चला गया और उसने वह स्पेस रिंग निकाली जो उसके पिता ने उसे जाने से पहले दी थी और उसमें रखी चीजों को देखा। अंतरिक्ष वलय सचमुच एक अनमोल खजाना था, क्योंकि इसके भीतर कई वस्तुएं मौजूद थीं। 100 घन मीटर तक की आंतरिक भंडारण क्षमता वाले इस वलय के मध्य में वस्तुओं का ढेर लगा हुआ था। हालांकि वलय पूरी तरह से भरा नहीं था, लेकिन लगभग हर इंच फर्श वस्तुओं से ढका हुआ था। वस्तुओं के ढेर के बीच 1000 बैंगनी सिक्के चमक रहे थे, साथ ही कुछ हजार सोने के सिक्के भी एक दूसरे ढेर में रखे थे। वहां मॉन्स्टर कोर के छोटे छोटे ढेर भी थे, जिनमें से लगभग 40 क्लास 2 मॉन्स्टर कोर थे, 10 क्लास 3 मॉन्स्टर कोर थे और केवल 1 क्लास 4 मॉन्स्टर कोर था। अंतरिक्ष वलय के अंदर इतनी सारी वस्तुएं देखकर जियान चेन को बहुत अच्छा लगा। हालांकि ये वस्तुएं बहुत अधिक नहीं थीं, फिर भी ये सभी जियान चेन की जरूरतों के लिए उपयोगी थीं। इतनी सारी वस्तुओं से सचमुच पता चलता है कि चांगयांग बा अपने बेटे की कितनी परवाह करते थे। स्पेस रिंग को वापस अपनी छाती में ठूंसते हुए जियान चेन को अपने पिता के शब्द साफ याद आ गए। जब तक वह काफी मजबूत नहीं हो गया, उसने अपनी अंगूठी किसी को दिखाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि तियान युआन महाद्वीप पर यह एक अनमोल चीज थी। हालांकि स्पेस रिंग रखने वाले लोगों की संख्या कम नहीं थी, वे सभी प्रभावशाली और धनी कुलों के मजबूत सदस्य थे और खतरे से आसानी से अपनी रक्षा कर सकते थे।
बिस्तर पर चढ़ते हुए जियानचेन ने स्पेस रिंग के भीतर से कुछ राक्षस कोर लिए और अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उसने राक्षस कोर के भीतर से ऊर्जा का उपयोग करके साधना शुरू कर दी थी। हमेशा की तरह जियानचेन ने राक्षस के भीतर की ऊर्जा को भयावह गति से अवशोषित करना शुरू कर दिया। अगर कोई उसे अब देखता तो उसे राक्षस के भीतर की ऊर्जा एक मोटी धारा की तरह उसके अंदर प्रवाहित होती हुई दिखाई देती, जिससे एक मंद प्रकाश निकलता। नंगी आंखों से देखा जा सकता था कि ऊर्जा जियानचेन के शरीर को घेरे हुए थी, जबकि राक्षस का भीतरी भाग जियानचेन के हाथों में तेजी से सिकुड़ रहा था। जब से जियानचेन ने संत बनने की राह पकड़ी थी, उसके डेंटियन में नीले और बैंगनी रंग की चमक के रूप में एक अथाह रहस्य छिपा था। इस वजह से उसकी साधना का मार्ग पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया था, और हालांकि विश्वसार के अवशोषण की उसकी दर पहले से कई गुना तेज थी, फिर भी वह उसका केवल एक दयनीय 1% ही अवशोषित कर पा रहा था, बाकी उसका डेंटियन ले रहा था। इसलिए अभी उसे राक्षसी कोर से ऊर्जा अवशोषित करनी होगी, लेकिन अगर वह ऐसा ही करता रहा तो वह उपभोग की दर के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएगा। 2 घंटे बाद जियानचेन ने राक्षस कोर की बहुत सारी ऊर्जा अवशोषित कर ली थी, लेकिन जियानचेन अपने स्पेस रिंग से एक के बाद एक राक्षस कोर निकालता रहा और साधना जारी रखी। उसके पास अभी भी काफी मात्रा में क्लास 1 राक्षस कोर और कुछ क्लास 2 राक्षस कोर थे, जो कम से कम कुछ दिनों तक चल सकते थे। सौभाग्य से उसके पिता ने उसे 10 क्लास 3 राक्षस कोर और 1 क्लास 4 राक्षस कोर भी दिया था। दूसरे दिन जियानचेन की साधना पूरी होने से पहले ही सूरज आसमान में एक ऊंचे बिंदु पर पहुंच चुका था। इस समय तक उसके क्लास 1 मॉन्स्टर कोर लगभग खत्म हो चुके थे। अपने स्पेस बेल्ट में राक्षसों के कोर की घटती संख्या को देखकर जियानचेन ने निराशा से भरी एक लंबी आह भरी। उसके दांतियान के भीतर की 2 चमक ने उसे सचमुच बहुत परेशान कर दिया था। अपने आप को शांत करते हुए जियानचेन अपने कमरे और रेस्तरां दोनों से निकलकर भीड़ भरी सड़कों पर घूमने लगा। सुबह का आसमान बिल्कुल साफ था और तेज धूप ने अभी तक तापमान में ज्यादा वृद्धि नहीं की थी। धूप की हल्की गर्म किरण से सभी को काफी सुकून महसूस हो रहा था। व्यस्त सड़कों पर कुछ भाड़े के सैनिक जल्दी जल्दी चल रहे थे, जबकि कुछ फेरी वाले धीरे धीरे अपना काम कर रहे थे। जियानचेन आखिरकार भाड़े के सैनिकों के संग में पहुंच गया। उसने पहले ही सोच लिया था कि उसे कौन सी नौकरी करनी है, इसलिए उसे पहले भाड़े का सैनिक बनना होगा। अध्याय 69 प्रथम श्रेणी का भाड़े का सैनिक। तियान युआन महाद्वीप में हर देश के हर शहर में भाड़े का संघ हमेशा शहर के केंद्र में होता था, और भाड़े के संघ के ठीक बगल में हमेशा कुछ छोटे बैंक होते थे। व्हाइट क्लाउड सिटी वैसे तो एक 2 दर्जे का शहर था, लेकिन इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। जियानचेन पूरे 30 मिनट पैदल चलने के बाद आखिरकार शहर के बीचों बीच एक चहल पहल वाली सड़क पर पहुंचा। उसके ठीक सामने एक 20 मीटर ऊंची इमारत थी, जो बाकी इमारतों से ऊंची थी। ये भाड़े के सैनिकों का संघ था। भाड़े के सैनिकों के संघ की इमारत काफी बड़ी थी और उसे एक विशालकाय जादुई जानवर की तरह बनाया गया था। इमारत के प्रवेश द्वार पर हर तरह के भाड़े के सैनिकों का लगातार आना जाना लगा रहता था। जियानचेन भाड़े के सैनिकों के संघ में शामिल हो गया, और हालांकि यह पहली बार था जब वह ऐसी जगह आया था। हालांकि चूंकि वह एक अनुभवी भाड़े का सैनिक बनना चाहता था, उसने अकादमी के पुस्तकालय में इस तरह की चीजों के बारे में पढ़ा था। भाड़े के सैनिकों के संघ के अंदर बहुत से लोग थे और व्यावसायिक खिड़की पर लंबी कतारें लगी थीं। सभी बिक्री खिड़कियां अपने मिशन जमा करने की कोशिश कर रहे लोगों से भरी हुई थीं। फिर भी इमारत के सबसे अंदरूनी हिस्से में भाड़े के सैनिकों के नामांकन के लिए एक खिड़की थी, जहां का माहौल ठंडा और वीरान था। जियानचेन उस खिड़की के पास गया और बोला, नमस्ते, मैं भाड़े के सैनिक के रूप में भर्ती होना चाहता हूं। इस खिड़की का प्रभारी एक बूढ़ा आदमी था जो लगभग 60 साल का लग रहा था। हालांकि वह बूढ़ा था, उसका पूरा चेहरा लाल था और उसकी आंखें भावनाओं से चमक रही थीं। बुजुर्ग व्यक्ति ने उदासीनता से जियानचेन को देखा और सपाट लहजे में कहा, भाड़े का सिपाही बनने के लिए पहले संत बनना जरूरी है। क्या तुम उस स्तर तक पहुंच गए हो? मैं पहले ही संत स्तर तक पहुंच चुका हूं, जियानचेन ने उत्तर दिया। बड़े ने जियानचेन को जांचा और फिर उसे एक कागज का टुकड़ा देते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जियानचेन। जाहिर है, जब जियानचेन खुद को छिपाने की कोशिश कर रहा था तो वह चांग्यांग जियांग तियान नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने पिछले जीवन के अपने मूल नाम को अपने नए उपनाम के रूप में इस्तेमाल किया। इस साल आपकी उम्र कितनी है? उस आदमी ने पूछा। ये सुनकर जियानचेन ने कुछ सोचा। 20 साल। जियानचेन अपनी सही उम्र नहीं बता सकता था, क्योंकि तियान युआन महाद्वीप में 15 साल की उम्र में किसी संत का दिखना बहुत दुर्लभ था। अगर उसने अपनी सही उम्र बता दी होती तो बाद में उसे ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता था जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। हालांकि कारगात अकादमी में बहुत से लोग जियानचेन की प्रतिभा को जानते थे, लेकिन प्रधानाध्यापक और उप प्रधानाचार्य जैसे कुछ ही लोग उसकी सही उम्र जानते थे। संत बनने के लिए सामान्य आयु 20 वर्ष थी, और चूंकि उसकी शारीरिक वृद्धि अन्य लोगों से बहुत पहले ही हो चुकी थी, इसलिए यदि वह कहता कि वह 20 वर्ष का है तो कोई भी अन्यथा नहीं सोचता। उसकी वर्तमान उपस्थिति को देखते हुए एक सामान्य 20 वर्षीय व्यक्ति और उसके बीच लगभग कोई अंतर नहीं था। तुम्हारी ताकत किस स्तर तक पहुंच गई है? उस आदमी ने कलम से कागज के टुकड़े पर लिखना शुरू किया। प्राथमिक संत, जियानचेन ने कहा। भाड़े का सैनिक बनने की बाकी प्रक्रिया काफी आसान थी। एक चांदी के सिक्के का कर चुकाने के बाद जियानचेन आधिकारिक तौर पर भाड़े का सैनिक बन गया। उसने अपना भाड़े का बैज ले लिया, जो सबसे निचले दर्जे का था क्योंकि वह केवल एक प्राथमिक संत था। अपना बैज प्राप्त करने के बाद जियानचेन ने भाड़े के सैनिकों के संग में रुकने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि वह तुरंत इमारत से बाहर निकल गया और एक दवा की दुकान का रास्ता पूछा। हालांकि तियान युआन महाद्वीप में ऐसे दीप्तिमान संत गुरु थे जो कई तरह की चोटों को ठीक कर सकते थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। इस वजह से किसी भी एक दीप्तिमान संत गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा था, खासकर भाड़े के सैनिकों के लिए, जिन्हें अपने समूह में किसी दीप्तिमान संत गुरु को आमंत्रित करना बहुत मुश्किल होता था। केवल सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली समूह ही किसी को सफलतापूर्वक आमंत्रित कर सकते थे।
जो अकेले थे या पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं थे, उनके लिए दीप्तिमान संत गुरु द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का आनंद लेना असंभव होता था जब तक कि वे बहुत अधिक धनराशि न चुकाएं। तियान युआन महाद्वीप पर भाड़े के सैनिकों की संख्या अनगिनत थी और हर दिन घायल लोगों की संख्या भी उतनी ही थी। चूंकि दीप्तिमान संत गुरुओं की आपूर्ति जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी, इसलिए चोटों से निपटने के लिए औषधियों और जड़ी बूटियों के इस्तेमाल की एक नई विधि ईजाद की गई। इन औषधियों का इस्तेमाल दीप्तिमान संत गुरुओं की उपचार क्षमताओं से काफी कमतर था, लेकिन भाड़े के सैनिकों ने इसे व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उच्च श्रेणी की औषधियों के अलावा सामान्य औषधियां बहुत सस्ती थीं। दवा की दुकान छोटी नहीं थी, अंदर भीड़ भाड़ थी। ये भाड़े के सैनिकों के संघ जैसा बिल्कुल नहीं था, जहां चारों तरफ ध्वनिरोधी दीवारें थीं। भाड़े के सैनिकों के संघ में, जहां सभी भाड़े के सैनिक अपनी आवाज सुनाने के लिए आपस में जोर जोर से चिल्लाते थे, वहीं दवा की दुकान में लोग आसानी से एक दूसरे से बातचीत कर सकते थे। दवा की दुकान पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी थीं। दुकान में इधर उधर नजर दौड़ाने के बाद जियान चेन को आखिरकार एक ऐसी लाइन मिली जहां अपेक्षाकृत कम लोग थे और उसने इंतजार किया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं? आखिरकार जियान चेन की बारी आई। काउंटर के पीछे खड़े व्यक्ति ने उत्साह से उसका स्वागत किया। मुझे कुछ जड़ी बूटियों की जरूरत होगी, क्या आपके पास वे स्टॉक में हैं? जियान चेन ने पूछा। सहायक ने जियान चेन को अजीब नजरों से देखा। उसने पहली बार किसी व्यक्ति को अपने जख्मों की दवा खरीदने नहीं बल्कि जड़ी बूटियां खरीदते देखा था। जियान चेन के प्रति अपनी जिज्ञासा के बावजूद सहायक ने जवाब दिया, बेशक हम बेचते हैं। मुझे नहीं पता कि सम्मानित ग्राहक क्या चाहता है, लेकिन दुकान में जो कुछ भी है वह बिक्री के लिए है। मुझे कुछ किलिंग घास, रबिंग घास, मीठी घास, स्केलेटन घास, सॉटूथ घास, एंटीलोप फूल, रूट फूल, लिली और टर्टल ट्यूबर चाहिए। क्या आपके पास ये हैं? जियान चेन ने लगभग 10 अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों के नाम गिनाए। सहायक ने तुरंत सिर हिलाया। जी हाँ, ये जड़ी बूटियां बहुत आम हैं और बिल्कुल भी महंगी नहीं हैं। हमारे पास ये सभी उपलब्ध हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आदरणीय ग्राहक को कितने पैसे चाहिए। जियान चेन के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। उसने एक सोने का सिक्का निकाला और काउंटर पर रखते हुए कहा, मुझे हर चीज़ थोड़ी थोड़ी दे दो। ये जड़ी बूटियां बहुत आम थीं, एक सोने के सिक्के से ही पूरी गाड़ी भरकर खरीदी जा सकती थी। काउंटर पर रखा सोने का सिक्का देखकर वह आदमी मुस्कुराया और बोला, ठीक है आदरणीय अतिथि, कृपया एक पल रुकिए, मैं इन्हें अभी आपके पास लाता हूँ। इतना कहकर वह सामान इकट्ठा करने के लिए पीछे वाले कमरे में चला गया। आवश्यक जड़ी बूटियों का भुगतान करने के बाद जियान चेन दुकान से निकलकर शहर के बाहर की ओर चल पड़ा। वह शहर की दीवारों से 10 मील दूर पहुंचा और एक छोटे से जंगल में प्रवेश किया। वहां उसने मिट्टी के कुछ टीले खोदे और कुछ पेड़ के पत्ते तोड़े। फिर उसने उन्हें अपने स्पेस बेल्ट में रखा और व्हाइट क्लाउड सिटी की ओर वापस चल दिया। व्हाइट क्लाउड सिटी लौटने के बाद जियान चेन ने साधारण कपड़ों का एक नया सेट खरीदा और आम लोगों से छिपी एक सुनसान गली में घुस गया। इधर उधर देखकर यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई मौजूद न हो, उसने पहले खरीदी गई जड़ी बूटियों के छोटे छोटे गुच्छे निकाले। उसने पहले जड़ी बूटियों को हाथों और पैरों से पीसकर बारीक पाउडर बना लिया, फिर उसे इकट्ठा किए गए पानी में मिला दिया। मिश्रण में थोड़ी सी नरम मिट्टी और पत्तियां मिलाकर उसे भी पीसकर पाउडर बना लिया। उसने मिश्रण को तब तक मिलाया जब तक कि उसमें से थोड़ा रस नहीं निकल गया। जियान चेन ने उस रस को लिया और तुरंत अपने चेहरे पर लगा लिया। जियान चेन ने जल्दी से अपना सिर उठाया, उसके चेहरे का पूरा परिवर्तन साफ दिखाई दे रहा था। इस पल जियान चेन का रूप बिल्कुल बदल गया था, यहाँ तक कि जो व्यक्ति उसके रूप रंग से परिचित था वह भी उसे अब पहचान नहीं पाता। कुल मिलाकर जियान चेन अब एक बिल्कुल अलग इंसान था। उसका पहले जैसा सुंदर रूप अब साधारण हो गया था, यहाँ तक कि उसकी बाहें और पलकें भी छोटी होकर छोटी हो गई थीं। बस उसकी आकर्षक आंखें और उसका कमजोर शरीर ही नहीं बदला था। जियान चेन यही नहीं रुका, चांदी की प्रकाश पवन तलवार उसके हाथों में प्रकट हो गई। उसने अचानक तलवार को अपनी कमर के पीछे रख लिया, जिससे उसके कमर तक लंबे बाल हल्के से हवा में लहराने लगे। चांदी जैसी चमक के साथ लाइट विंड स्वॉर्ड ने इतनी तेजी से उसके लंबे बालों को काट डाला कि नंगी आंखों से देखना लगभग असंभव था। अब उसके बाल उसके कंधों तक आ गए थे। उसने अपने पहले के रेशम से बने आलीशान कपड़ों की जगह नए कपड़े पहन लिए। बेहतरीन रेशम से खुरदुरे चमड़े पर आना उसके लिए एक बड़ा बदलाव था। इस समय तक जियान चेन के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे सबसे अच्छी तरह से जानने वालों को भी असली जियान चेन की याद दिला सके। जियान चेन ने अपने नए रूप को और भी बेहतर बनाने के लिए कुछ पल रुककर यह सुनिश्चित किया कि उसे कुछ भी छूटा तो नहीं है। संतुष्ट होकर उसने तुरंत अपने पुराने कपड़े आग में जला दिए और गली से बाहर निकल गया। भाड़े के सैनिकों के संघ में फिर से प्रवेश करते हुए जियान चेन मिशन स्थल की ओर चल पड़ा। भाड़े के सैनिकों के संघ के मिशन हॉल ने अपने मिशनों को 5 श्रेणियों में बांटा था, S, A, B, C और D। सबसे ऊंचा ग्रेड S था और सबसे निचला D। साथ ही भाड़े के सैनिकों को भी इन्हीं 5 श्रेणियों में बांटा गया था। उस समय जियान चेन केवल D श्रेणी का भाड़े का सैनिक था, इसलिए वह केवल D श्रेणी के मिशन ही ले सकता था। एक भाड़े के सैनिक का पद उसके द्वारा पूरे किए गए अभियानों की संख्या, उसके सम्मान और शक्ति के आधार पर निर्धारित होता था। एड श्रेणी के भाड़े के सैनिकों को कम से कम संत होना आवश्यक था, जबकि C श्रेणी के भाड़े के सैनिकों की शक्ति न्यूनतम महान संतों के बराबर होनी चाहिए थी। इस प्रणाली के अनुसार S श्रेणी के भाड़े के सैनिकों को पृथ्वी संत गुरुओं की शक्ति और सम्मान तक पहुंचना आवश्यक था। भले ही किसी की ताकत अर्थ सेंट मास्टर जितनी ही हो, लेकिन अगर उसकी प्रतिष्ठा उतनी नहीं है तो उसे S श्रेणी का भाड़े का सैनिक नहीं माना जाएगा। इसलिए इस भाड़े के सैनिकों की ग्रेडिंग प्रणाली में कोई शॉर्टकट नहीं था। D रैंक वाले मिशन तो बहुत थे, लेकिन ज्यादातर बहुत उबाऊ थे। ज्यादातर मिशन खोई हुई चीजें ढूंढने या किसी स्टोर को उनकी चीजें खरीदकर दूसरी स्टोर तक पहुंचाने में मदद करने से जुड़े थे। जियान चेन को इनमें से किसी भी मिशन में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
इस समय जियान चेन बस एक ऐसा मिशन चाहता था जिससे वह गेसुन साम्राज्य छोड़ सके, क्योंकि वह जानता था कि हुआयूं संप्रदाय राज्य में एक प्रमुख शक्ति है। हालांकि उसने अपना रूप पूरी तरह बदल लिया था, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कोई उसकी असली पहचान न जान ले और हुआयूं संप्रदाय उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा न करे। अगर उसने गलती से खुद को हुआयूं संप्रदाय के सामने प्रकट कर दिया तो उसके लिए गेसुन साम्राज्य छोड़कर ऐसी जगह जाना ही बेहतर होगा जहां हुआयूं संप्रदाय की कोई शक्ति न हो। दुर्भाग्य से बहुत कम डी रैंक वाले मिशन भाड़े के सैनिकों को देशों के बीच यात्रा करने की अनुमति देते थे। ऐसे ज्यादातर मिशन उच्च रैंक वाले भाड़े के सैनिकों के लिए होते थे और आमतौर पर डी रैंक वाले सैनिकों को कभी नहीं दिए जाते थे। इसलिए जब जियान चेन ने डी रैंक वाले भाड़े के सैनिकों की पूरी मिशन सूची देखी तो उसे एक भी ऐसा मिशन नहीं दिखा जो उसे देश से बाहर ले जाता। मन ही मन आह भरते हुए जियान चेन भाड़े के सैनिकों के संग से निकल पड़ा। अगर उसे गेसुन साम्राज्य छोड़ना था तो उसे कारवां की सुरक्षा का सहारा लेना होगा, वरना अगर वह अकेले यात्रा करता तो लुटेरों का एक समूह उस पर हमला कर देता, जिनसे उसे भी परेशानी हो सकती थी। लेकिन अगर उसे कोई लुटेरा न भी मिले तो भी सीमावर्ती किला ऐसी जगह थी जहां से जियान चेन आसानी से नहीं निकल पाता। अध्याय 70 गेसुन साम्राज्य छोड़ना। भाड़े के सैनिकों के संग से निकलने के बाद जियान चेन बाजार की ओर चल पड़ा। वहां तरह तरह की वस्तुएं प्रदर्शित थीं और उतनी ही संख्या में सशस्त्र बल उसकी सुरक्षा में तैनात थे, जबकि लोग सामान खरीद रहे थे। उनकी मौजूदगी में किसी को भी अपना सामान चोरी होने का डर नहीं था। लेकिन जब जियान चेन वहां पहुंचा तो लोग पहले से ही व्यापार में व्यस्त थे, जबकि अन्य लोग इलाके में आ जा रहे थे। पहरेदार तरह तरह के जादुई जानवरों पर सवार थे, हालांकि उनमें से कुछ साधारण घोड़े भी थे। तियान युआन महाद्वीप में घोड़े बहुत आम थे, लेकिन हालांकि वे परिवहन का सबसे आम साधन थे, वे सबसे नीरस भी थे। उसी क्षण एक फेरीवाला सामान से लदा हाथ लिए जियान चेन के पास से गुजरा। जियान चेन ने हाथ बढ़ाते हुए फेरीवाले से पूछा, भाई, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या आप गेसुन साम्राज्य छोड़कर जाने वाले किसी व्यापारी को जानते हैं? व्यापारी ने जियान चेन को संदेह भरी नजरों से देखा और फिर एक बड़े काफिले की ओर इशारा करते हुए कहा, वह काफिला गेसुन साम्राज्य से निकलने की तैयारी कर रहा है। जियान चेन ने युवक की उंगली का पीछा करते हुए देखा कि 10 कारवां एक साथ समूह में खड़े हैं। कारवां के चारों ओर भाड़े के सैनिकों का एक बड़ा समूह सामान की रक्षा कर रहा था, जबकि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आलीशान दिखने वाला चोला पहने हुए लोगों को सामान को कारवां में लादने का आदेश दे रहा था। एक ही नज़र में जियान चेन समझ गया कि यह अधेड़ उम्र का आदमी ही काफिलों का मुखिया है। तुरंत उसके पास जाकर उसने पूछा, चाचा जी, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आपके काफिले गेसुन राज्य से निकल रहे हैं? जियान चेन की बात सुनकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुड़कर उसकी ओर देखा और पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो? हंसते हुए जियान चेन ने कहा, चाचा जी, अगर आपका काफिला गेसुन साम्राज्य से निकल रहा है तो क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? हालांकि मेरी ताकत उतनी ज्यादा नहीं है, फिर भी मैं एक भाड़े का सैनिक हूँ। इसके लिए मुझे कोई इनाम भी नहीं चाहिए, कैसा रहेगा? जियान चेन के आखिरी वाक्य पर अधेड़ उम्र के व्यक्ति को राहत मिली और उसने कहा, ठीक है, लेकिन यात्रा के दौरान आपको हमारे साथ ही रहना होगा। साथ ही रास्ते में लगने वाले सभी किराए आपको ही चुकाने होंगे, हम उसकी भरपाई नहीं करेंगे। अंत में अगर हम पर हमला होता है तो आपको समूह की रक्षा करने में मदद करनी होगी और हमारे साथ मिलकर लड़ना होगा। तियान युआन महाद्वीप पर अधिकांश कमजोर भाड़े के सैनिक आमतौर पर या तो अपना एक बड़ा समूह बना लेते थे या एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करने के लिए कारवां समूह में शामिल हो जाते थे। चूंकि राज्यों को जोड़ने वाली सड़कें लंबी और खतरनाक थीं, इसलिए लुटेरों से मुठभेड़ की संभावना बहुत ज्यादा थी। जादुई जानवरों द्वारा घात लगाकर हमला करना भी आम बात थी और कुछ इलाकों में तो ये हमले अक्सर होते थे। इस वजह से हर कारवां भाड़े के सैनिक का खुले दिल से स्वागत करता था और आमतौर पर किसी को भी मना नहीं करता था। आखिरकार एक आदमी भी पूरी ताकत बढ़ा सकता था और किसी की जान बचा सकता था। जियान चेन ने उस आदमी की शर्तों से सहमत होने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। हमारा कारवां 1 घंटे में रवाना होगा, इसलिए जाओ और अपनी तैयारी करो। ये कहकर उस आदमी ने जियान चेन पर कोई ध्यान नहीं दिया और ट्रांसपोर्टरों को काम करने का आदेश देना शुरू कर दिया। इसके बाद जियान चेन श्वेत बादल नगर के अस्तबल की ओर चल पड़ा और 50 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके एक घोड़ा खरीद लिया। घोड़े को वापस ले जाकर वह धैर्यपूर्वक कारवां के रवाना होने का इंतजार करने लगा। 1 घंटा तेजी से बीत गया जब जियान चेन अपने घोड़े पर सवार होकर कारवां के पीछे पीछे चल रहा था। कारवां की सुरक्षा के लिए नियुक्त भाड़े के सैनिकों ने उसे कई बार जिज्ञासा भरी निगाहों से देखा, लेकिन किसी ने भी उससे बात करने की जहमत नहीं उठाई। चूंकि कारवां के 3 समूह मिलकर एक हो गए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से भाड़े के सैनिकों के 3 समूह थे। इन 3 समूहों के अलावा कई भाड़े के सैनिक अकेले भी जा रहे थे। अज्ञात खतरों के कारण ही कारवां के सैनिकों को अपने भाड़े के सैनिकों के साथ एक समूह बनाना पड़ा, जिससे कुल मिलाकर लगभग 500 लोग हो गए। किसी परिचित चेहरे को पहचानना भी सामान्य बात थी। जल्द ही वे शहर के द्वार से निकल गए। यद्यपि काफिले के प्रतिनिधि के पास कुछ अंगरक्षक और भाड़े के सैनिक थे, फिर भी वह द्वार पर अधिक देर नहीं रुका और बातचीत समाप्त होते ही उसने काफिलों को तुरंत निकलने का आदेश दे दिया। एक क्षण, उसी क्षण, इससे पहले कि हर कोई हिल पाता, एक बख्तरबंद आदमी कागज की एक पुस्तक लेकर शहर की मीनारों से नीचे उतर आया। अधेड़ उम्र का आदमी शहर के फाटक पार करके एक अंगरक्षक को वह स्क्रॉल थमा गया। इस चित्र को ले जाओ और इसे शहर के फाटकों पर चिपका दो। फिर सबसे अच्छे चित्रकार को ढूंढकर मेरे पास भेज दो। मैं चाहता हूं कि वह इस चित्र की नकल बनाकर शहर में हर जगह लगा दे। अगर किसी को चित्र में दिख रहे व्यक्ति का पता चल जाए तो उसे पकड़ लो और अगर कोई विरोध करे तो उसे मार डालो। जी हाँ सर। एक सिपाही ने वह पुस्तक ली और उसे तुरंत शहर की दीवार पर लगा दिया। इस चित्र में दिख रहा व्यक्ति गेसुन साम्राज्य का एक वांछित अपराधी है। इसे ध्यान से देखो। तुम जिस भी शहर में रुको वहां इस व्यक्ति की तलाश करो। किसी भी कीमत पर इस अपराधी को भागने मत दो।
समझे, उस व्यक्ति ने आदेशात्मक स्वर में दोहराया, जो दूर से भी स्पष्ट सुनाई दे रहा था। जैसे ही अंगरक्षक ने शहर के फाटकों पर चित्र लगाया, सबकी नज़र उस पर पड़ी। वह व्यक्ति न तो 16 साल से छोटा था और न ही 20 साल से ज्यादा। हालांकि वह व्यक्ति बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन उसका रूप रंग आकर्षक था और चित्र होने के बावजूद वह बिल्कुल सजीव लग रहा था। जिसने भी यह चित्र बनाया था वह कला का सच्चा उस्ताद था। चित्र पोस्ट करने के बाद उस व्यक्ति ने कारवां प्रतिनिधि की ओर हाथ हिलाते हुए कहा, बस इतना ही, अब आप जा सकते हैं। बिना किसी रुकावट के कारवां फिर से चल पड़ा। हालांकि शहर के फाटकों पर पहरेदारों की संख्या 10 से बढ़कर 100 हो चुकी थी। हर एक पहरेदार हर आने जाने वाले की जांच करता और फिर उसकी तुलना चित्र में दिख रहे व्यक्ति से करता। जब जियान चेन द्वार से बाहर निकलने ही वाला था, तभी उसने द्वार पर बना चित्र देखा और उसकी आंखें स्तब्ध रह गईं। चित्र में दिख रहा व्यक्ति बिल्कुल उसके असली रूप में था। ये देखकर जियान चेन अपने दिल में हुआ यूं संप्रदाय को लेकर कुछ डर महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। ये शहर लो सिटी से अनगिनत मील दूर था। वह कल ही लो सिटी से निकला था और कल रात ही व्हाइट क्लाउड सिटी पहुंचा था। फिर भी हुआ यूं संप्रदाय ने न केवल उसके रूप को एक चित्र में पूरी तरह से कैद कर लिया, बल्कि वे हजारों मील दूर एक शहर में भी चित्रों को तुरंत भेजने में सक्षम थे। इस तरह की कुशलता किसी भी व्यक्ति को भय से कांपने पर मजबूर कर देती है, और जियान चेन को संदेह था कि हुआयूं संप्रदाय ने केवल व्हाइट क्लाउड सिटी को ही चित्र भेजे होंगे। इस समय उसे डर था कि गेसुन साम्राज्य के लगभग हर शहर में उसकी गिरफ्तारी के वारंट मौजूद थे। जियान चेन ने मन ही मन अपने रूप को बदलने के निर्णय पर खुशी मनाई, अन्यथा उसे व्हाइट क्लाउड सिटी से भागने में बहुत कठिनाई होती। जैसे ही जियान चेन अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा, फाटक पर खड़े 2 सिपाहियों ने उसे गहरी निगाहों से देखा। हालांकि जियान चेन का रूप पहले ही बदल चुका था, वह पहले से बिल्कुल अलग था। अगर उसे जानने वाले लोग ही उसे पहचान नहीं पा रहे थे, तो फिर कोई अजनबी उसे कैसे पहचान पाएगा। कोई और बाधा न होने पर जियान चेन अन्य भाड़े के सैनिकों के साथ मिल गया और एक लंबी कतार में व्हाइट क्लाउड सिटी से निकल गया। तीनों कारवां का अंतिम गंतव्य पड़ोसी देश ब्लू विंड किंगडम था, लेकिन चून की कारवां में बहुत सारा कीमती सामान था, इसलिए वे धीमी गति से चल रहे थे। हालांकि सीमा पर स्थित किला ज्यादा दूर नहीं था, फिर भी सीमा तक पहुंचने में उन्हें 2-3 दिन पैदल चलना पड़ता और ब्लू विंड किंगडम में पहुंचने में आधा महीना और लग जाता। जियान चेन ने उस विशाल कारवां को देखा। उसे खींचने के लिए साधारण घोड़े नहीं, बल्कि 4 प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर इस्तेमाल हो रहे थे, जिन्हें खासतौर पर इसी काम के लिए पाला गया था। जादुई जानवरों के चारों ओर कुछ भाड़े के सैनिक अपने जादुई जानवरों पर सवार थे। उनमें से कोई भी कमजोर नहीं लग रहा था। वह आदमी भी वहां मौजूद था जिससे जियान चेन ने पहले बात की थी। ऐसा लग रहा था कि वे सभी कारवां की रक्षा भी कर रहे थे। जियान चेन ने चुपचाप ये समझ लिया था कि बीच वाले काफिले में मुखिया या शायद कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति मौजूद था। इसका कारण ये था कि यह एक आलीशान काफिला था और इसके साथ साथ 2 और काफिले भी थे। कारवां के समूह को सीमावर्ती किले तक पहुंचने में लगभग 4 दिन लगे, जो मीलों तक फैली एक विशाल दीवार थी। ये 50 मीटर ऊंची और 20 मीटर मोटी थी। दूर से देखने पर यह विशाल दीवार एक लंबे अजगर की तरह दिखती थी, जिसे देखकर लोग विस्मय से कांप उठते थे। सामने की दीवार पर छाई छाया में जियान चेन ने उसे देखा। दीवार की सुरक्षा में डूबता सूरज पूरी तरह से अवरुद्ध था और दीवार के सामने का पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। यह दृश्य इतना भयावह था कि इसे पहले कभी न देखने वाले लोग भी विस्मय से कांप उठे, मानो दीवार कोई भयानक और शक्तिशाली शक्ति हो। जियान चेन ने पहली बार गेसुन साम्राज्य की दीवार देखी थी। उसे देखकर जियान चेन के मन में विस्मय का भाव था। अपने पिछले संसार में उसने कई दीवारें देखी थी, लेकिन कोई भी इसके सामने नहीं टिकती थी। उसने जो सबसे बड़ी दीवार देखी थी वह 20 मीटर ऊंची थी, लेकिन उसके सामने ये दीवार 50 मीटर ऊंची थी। यह एक वयस्क की तुलना एक बच्चे से करने जैसा था। क्या शानदार दीवार है! मैं सोच भी नहीं सकता कि इस आकार की दीवार बनाने में उन्हें कितना समय लगा होगा। जियान चेन ने प्रशंसा में आह भरी। उसकी बात सुनकर जियान चेन के ठीक बगल में सवार भाड़े के सैनिक ने अपनी हंसी दबा ली। तियान युआन महाद्वीप में इस आकार की दीवार होना आम बात है। लगभग हर राज्य में इस क्षमता की एक दीवार होती है। भाड़े के सैनिक ने जियान चेन की ओर देखा और कहा, अगर आप 3 महान साम्राज्यों में से किसी में नहीं गए हैं तो मैं आपको बता दूं, हर दीवार की ऊंचाई कम से कम 100 मीटर और मोटाई 50 मीटर है। इन छोटे शहरों की दीवारों की तुलना भी नहीं की जा सकती। जियान चेन ने मुड़कर उस भाड़े के सैनिक को देखा जिसने उससे बात की थी। वह लगभग 20 वर्ष का लग रहा था और उसका चेहरा धूप से झुलसा हुआ था। मोटे चमड़े के कपड़े पहने वह व्यक्ति काफी साधारण दिख रहा था। जब भी मौका मिलेगा मैं 3 महान साम्राज्यों को देखने जरूर जाऊंगा। जियान चेन हंसा। तीनों महान साम्राज्यों को जोड़ने वाली सड़कें काफी लंबी और खतरनाक हैं। साथ ही वहां जादुई जीव बेखौफ घूमते हैं, इसलिए साम्राज्यों के बीच यात्रा करना इतना आसान नहीं है। भाड़े के सैनिक ने कहा। अध्याय 69 प्रथम श्रेणी का भाड़े का सैनिक। तियान युआन महाद्वीप में हर देश के हर शहर में भाड़े का संघ हमेशा शहर के केंद्र में होता था, और भाड़े के संघ के ठीक बगल में हमेशा कुछ छोटे बैंक होते थे। व्हाइट क्लाउड सिटी वैसे तो एक 2ym दर्जे का शहर था, लेकिन इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। जियान चेन पूरे 30 मिनट पैदल चलने के बाद आखिरकार शहर के बीचों बीच एक चहल पहल वाली सड़क पर पहुंचा। उसके ठीक सामने एक 20 मीटर ऊंची इमारत थी जो बाकी इमारतों से ऊंची थी। ये भाड़े के सैनिकों का संघ था। भाड़े के सैनिकों के संघ की इमारत काफी बड़ी थी और उसे एक विशालकाय जादुई जानवर की तरह बनाया गया था। इमारत के प्रवेश द्वार पर हर तरह के भाड़े के सैनिकों का लगातार आना जाना लगा रहता था। जियान चेन भाड़े के सैनिकों के संघ में शामिल हो गया, और हालांकि यह पहली बार था जब वह ऐसी जगह आया था। हालांकि चूंकि वह एक अनुभवी भाड़े का सैनिक बनना चाहता था, उसने अकादमी के पुस्तकालय में इस तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ा था। भाड़े के सैनिकों के संघ के अंदर बहुत से लोग थे और व्यावसायिक खिड़की पर लंबी कतारें लगी थीं।
सभी बिक्री खिड़कियां अपने मिशन जमा करने की कोशिश कर रहे लोगों से भरी हुई थीं। फिर भी इमारत के सबसे अंदरूनी हिस्से में भाड़े के सैनिकों के नामांकन के लिए एक खिड़की थी, जहां का माहौल ठंडा और वीरान था। जियान चेन उस खिड़की के पास गया और बोला, नमस्ते, मैं भाड़े के सैनिक के रूप में भर्ती होना चाहता हूँ। इस खिड़की का प्रभारी एक बूढ़ा आदमी था जो लगभग 60 साल का लग रहा था। हालांकि वह बूढ़ा था, उसका पूरा चेहरा लाल था और उसकी आंखें भावनाओं से चमक रही थीं। बुजुर्ग व्यक्ति ने उदासीनता से जियान चेन को देखा और सपाट लहजे में कहा, भाड़े का सिपाही बनने के लिए पहले संत बनना जरूरी है। क्या तुम उस स्तर तक पहुंच गए हो? मैं पहले ही संत स्तर तक पहुंच चुका हूं, जियान चेन ने उत्तर दिया। बड़े ने जियान चेन को जांचा और फिर उसे एक कागज का टुकड़ा देते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जियान चेन। जाहिर है, जब जियान चेन खुद को छिपाने की कोशिश कर रहा था तो वह चांग्यांग जियांग तियान नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने पिछले जीवन के अपने मूल नाम को अपने नए उपनाम के रूप में इस्तेमाल किया। इस साल आपकी उम्र कितनी है? उस आदमी ने पूछा। ये सुनकर जियान चेन ने कुछ सोचा। 20 साल। जियान चेन अपनी सही उम्र नहीं बता सकता था क्योंकि तियान युआन महाद्वीप में 15 साल की उम्र में किसी संत का दिखना बहुत दुर्लभ था। अगर उसने अपनी सही उम्र बता दी होती तो बाद में उसे ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता था जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। हालांकि कारगात अकादमी में बहुत से लोग जियान चेन की प्रतिभा को जानते थे, लेकिन प्रधानाध्यापक और उप प्रधानाचार्य जैसे कुछ ही लोग उसकी सही उम्र जानते थे। संत बनने के लिए सामान्य आयु 20 वर्ष थी और चूंकि उसकी शारीरिक वृद्धि अन्य लोगों से बहुत पहले ही हो चुकी थी, इसलिए यदि वह कहता कि वह 20 वर्ष का है तो कोई भी अन्यथा नहीं सोचता। उसकी वर्तमान उपस्थिति को देखते हुए एक सामान्य 20 वर्षीय व्यक्ति और उसके बीच लगभग कोई अंतर नहीं था। तुम्हारी ताकत किस स्तर तक पहुंच गई है? उस आदमी ने कलम से कागज के टुकड़े पर लिखना शुरू किया। प्राथमिक संत, जियान चेन ने कहा। भाड़े का सैनिक बनने की बाकी प्रक्रिया काफी आसान थी। एक चांदी के सिक्के का कर चुकाने के बाद जियान चेन आधिकारिक तौर पर भाड़े का सैनिक बन गया। उसने अपना भाड़े का बैज ले लिया, जो सबसे निचले दर्जे का था क्योंकि वह केवल एक प्राथमिक संत था। अपना बैज प्राप्त करने के बाद जियान चेन ने भाड़े के सैनिकों के संग में रुकने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि वह तुरंत इमारत से बाहर निकल गया और एक दवा की दुकान का रास्ता पूछा। हालांकि तियान युआन महाद्वीप में ऐसे दीप्तिमान संत गुरु थे जो कई तरह की चोटों को ठीक कर सकते थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। इस वजह से किसी भी एक दीप्तिमान संत गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा था, खासकर भाड़े के सैनिकों के लिए, जिन्हें अपने समूह में किसी दीप्तिमान संत गुरु को आमंत्रित करना बहुत मुश्किल होता था। केवल सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली समूह ही किसी को सफलतापूर्वक आमंत्रित कर सकते थे। जो अकेले थे या पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं थे, उनके लिए दीप्तिमान संत गुरु द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का आनंद लेना असंभव होता था जब तक कि वे बहुत अधिक धनराशि न चुकाएं। तियान युआन महाद्वीप पर भाड़े के सैनिकों की संख्या अनगिनत थी और हर दिन घायल लोगों की संख्या भी उतनी ही थी। चूंकि दीप्तिमान संत गुरुओं की आपूर्ति जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी, इसलिए चोटों से निपटने के लिए औषधियों और जड़ी बूटियों के इस्तेमाल की एक नई विधि ईजाद की गई। इन औषधियों का इस्तेमाल दीप्तिमान संत गुरुओं की उपचार क्षमताओं से काफी कमतर था, लेकिन भाड़े के सैनिकों ने इसे व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उच्च श्रेणी की औषधियों के अलावा सामान्य औषधियां बहुत सस्ती थीं। दवा की दुकान छोटी नहीं थी, अंदर भीड़ भाड़ थी। ये भाड़े के सैनिकों के संग जैसा बिल्कुल नहीं था, जहां चारों तरफ ध्वनिरोधी दीवारें थीं। भाड़े के सैनिकों के संग में, जहां सभी भाड़े के सैनिक अपनी आवाज सुनाने के लिए आपस में जोर जोर से चिल्लाते थे, वहीं दवा की दुकान में लोग आसानी से एक दूसरे से बातचीत कर सकते थे। दवा की दुकान पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी थीं। दुकान में इधर उधर नजर दौड़ाने के बाद जियान चेन को आखिरकार एक ऐसी लाइन मिली जहां अपेक्षाकृत कम लोग थे और उसने इंतजार किया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं? आखिरकार जियान चेन की बारी आई। काउंटर के पीछे खड़े व्यक्ति ने उत्साह से उसका स्वागत किया। मुझे कुछ जड़ी बूटियों की जरूरत होगी, क्या आपके पास वे स्टॉक में हैं? जियान चेन ने पूछा। सहायक ने जियान चेन को अजीब नजरों से देखा। उसने पहली बार किसी व्यक्ति को अपने जख्मों की दवा खरीदने नहीं बल्कि जड़ी बूटियां खरीदते देखा था। जियान चेन के प्रति अपनी जिज्ञासा के बावजूद सहायक ने जवाब दिया, बेशक हम बेचते हैं। मुझे नहीं पता कि सम्मानित ग्राहक क्या चाहता है, लेकिन दुकान में जो कुछ भी है वह बिक्री के लिए है। मुझे कुछ किलिंग घास, रबिंग घास, मीठी घास, स्केलेटन घास, सॉटूथ घास, एंटीलोप फूल, रूट फूल, लिली और टर्टल ट्यूबर चाहिए। क्या आपके पास ये हैं? जियान चेन ने लगभग 10 अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों के नाम गिनाए। सहायक ने तुरंत सिर हिलाया। जी हाँ, ये जड़ी बूटियां बहुत आम हैं और बिल्कुल भी महंगी नहीं हैं। हमारे पास ये सभी उपलब्ध हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आदरणीय ग्राहक को कितने पैसे चाहिए। जियान चेन के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। उसने एक सोने का सिक्का निकाला और काउंटर पर रखते हुए कहा, मुझे हर चीज़ थोड़ी थोड़ी दे दो। ये जड़ी बूटियां बहुत आम थीं, एक सोने के सिक्के से ही पूरी गाड़ी भरकर खरीदी जा सकती थी। काउंटर पर रखा सोने का सिक्का देखकर वह आदमी मुस्कुराया और बोला, ठीक है आदरणीय अतिथि, कृपया एक पल रुकिए, मैं इन्हें अभी आपके पास लाता हूँ। इतना कहकर वह सामान इकट्ठा करने के लिए पीछे वाले कमरे में चला गया। आवश्यक जड़ी बूटियों का भुगतान करने के बाद जियान चेन दुकान से निकलकर शहर के बाहर की ओर चल पड़ा। वह शहर की दीवारों से 10 मील दूर पहुंचा और एक छोटे से जंगल में प्रवेश किया। वहां उसने मिट्टी के कुछ टीले खोदे और कुछ पेड़ के पत्ते तोड़े। फिर उसने उन्हें अपने स्पेस बेल्ट में रखा और व्हाइट क्लाउड सिटी की ओर वापस चल दिया। व्हाइट क्लाउड सिटी लौटने के बाद जियान चेन ने साधारण कपड़ों का एक नया सेट खरीदा और आम लोगों से छिपी एक सुनसान गली में घुस गया। इधर उधर देखकर यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई मौजूद न हो, उसने पहले खरीदी गई जड़ी बूटियों के छोटे छोटे गुच्छे निकाले। उसने पहले जड़ी बूटियों को हाथों और पैरों से पीसकर बारीक पाउडर बना लिया, फिर उसे इकट्ठा किए गए पानी में मिला दिया।
मिश्रण में थोड़ी सी नरम मिट्टी और पत्तियां मिलाकर उसे भी पीसकर पाउडर बना लिया। उसने मिश्रण को तब तक मिलाया जब तक कि उसमें से थोड़ा रस नहीं निकल गया। जियान चेन ने उस रस को लिया और तुरंत अपने चेहरे पर लगा लिया। जियान चेन ने जल्दी से अपना सिर उठाया, उसके चेहरे का पूरा परिवर्तन साफ दिखाई दे रहा था। इस पल जियान चेन का रूप बिल्कुल बदल गया था, यहाँ तक कि जो व्यक्ति उसके रूप रंग से परिचित था वह भी उसे अब पहचान नहीं पाता। कुल मिलाकर जियान चेन अब एक बिल्कुल अलग इंसान था। उसका पहले जैसा सुंदर रूप अब साधारण हो गया था, यहाँ तक कि उसकी बाहें और पलकें भी छोटी होकर छोटी हो गई थीं। बस उसकी आकर्षक आंखें और उसका कमजोर शरीर ही नहीं बदला था। जियान चेन यही नहीं रुका, चांदी की प्रकाश पवन तलवार उसके हाथों में प्रकट हो गई। उसने अचानक तलवार को अपनी कमर के पीछे रख लिया, जिससे उसके कमर तक लंबे बाल हल्के से हवा में लहराने लगे। चांदी जैसी चमक के साथ लाइट विंड स्वॉर्ड ने इतनी तेजी से उसके लंबे बालों को काट डाला कि नंगी आंखों से देखना लगभग असंभव था। अब उसके बाल उसके कंधों तक आ गए थे। उसने अपने पहले के रेशम से बने आलीशान कपड़ों की जगह नए कपड़े पहन लिए। बेहतरीन रेशम से खुरदुरे चमड़े पर आना उसके लिए एक बड़ा बदलाव था। इस समय तक जियान चेन के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे सबसे अच्छी तरह से जानने वालों को भी असली जियान चेन की याद दिला सके। जियान चेन ने अपने नए रूप को और भी बेहतर बनाने के लिए कुछ पल रुककर यह सुनिश्चित किया कि उसे कुछ भी छूटा तो नहीं है। संतुष्ट होकर उसने तुरंत अपने पुराने कपड़े आग में जला दिए और गली से बाहर निकल गया। भाड़े के सैनिकों के संग में फिर से प्रवेश करते हुए जियान चेन मिशन स्थल की ओर चल पड़ा। भाड़े के सैनिकों के संघ के मिशन हॉल ने अपने मिशनों को 5 श्रेणियों में बांटा था, S, A, B, C और D। सबसे ऊंचा ग्रेड S था और सबसे निचला D। साथ ही भाड़े के सैनिकों को भी इन्हीं 5 श्रेणियों में बांटा गया था। उस समय जियान चेन केवल D श्रेणी का भाड़े का सैनिक था, इसलिए वह केवल D श्रेणी के मिशन ही ले सकता था। एक भाड़े के सैनिक का पद उसके द्वारा पूरे किए गए अभियानों की संख्या, उसके सम्मान और शक्ति के आधार पर निर्धारित होता था। एड श्रेणी के भाड़े के सैनिकों को कम से कम संत होना आवश्यक था, जबकि C श्रेणी के भाड़े के सैनिकों की शक्ति न्यूनतम महान संतों के बराबर होनी चाहिए थी। इस प्रणाली के अनुसार S श्रेणी के भाड़े के सैनिकों को पृथ्वी संत गुरुओं की शक्ति और सम्मान तक पहुंचना आवश्यक था। भले ही किसी की ताकत अर्थ सेंट मास्टर जितनी ही हो, लेकिन अगर उसकी प्रतिष्ठा उतनी नहीं है तो उसे S श्रेणी का भाड़े का सैनिक नहीं माना जाएगा। इसलिए इस भाड़े के सैनिकों की ग्रेडिंग प्रणाली में कोई शॉर्टकट नहीं था। D रैंक वाले मिशन तो बहुत थे, लेकिन ज्यादातर बहुत उबाऊ थे। ज्यादातर मिशन खोई हुई चीजें ढूंढने या किसी स्टोर को उनकी चीजें खरीदकर दूसरी स्टोर तक पहुंचाने में मदद करने से जुड़े थे। जियान चेन को इनमें से किसी भी मिशन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस समय जियान चेन बस एक ऐसा मिशन चाहता था जिससे वह गेसुन साम्राज्य छोड़ सके, क्योंकि वह जानता था कि हुआयूं संप्रदाय राज्य में एक प्रमुख शक्ति है। हालांकि उसने अपना रूप पूरी तरह बदल लिया था, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कोई उसकी असली पहचान न जान ले और हुआयूं संप्रदाय उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा न करे। अगर उसने गलती से खुद को हुआयूं संप्रदाय के सामने प्रकट कर दिया तो उसके लिए गेसुन साम्राज्य छोड़कर ऐसी जगह जाना ही बेहतर होगा जहां हुआयूं संप्रदाय की कोई शक्ति न हो। दुर्भाग्य से बहुत कम D रैंक वाले मिशन भाड़े के सैनिकों को देशों के बीच यात्रा करने की अनुमति देते थे। ऐसे ज्यादातर मिशन उच्च रैंक वाले भाड़े के सैनिकों के लिए होते थे और आमतौर पर D रैंक वाले सैनिकों को कभी नहीं दिए जाते थे। इसलिए जब जियान चेन ने D रैंक वाले भाड़े के सैनिकों की पूरी मिशन सूची देखी तो उसे एक भी ऐसा मिशन नहीं दिखा जो उसे देश से बाहर ले जाता। मन ही मन आह भरते हुए जियान चेन भाड़े के सैनिकों के संग से निकल पड़ा। अगर उसे गेसुन साम्राज्य छोड़ना था तो उसे कारवां की सुरक्षा का सहारा लेना होगा, वरना अगर वह अकेले यात्रा करता तो लुटेरों का एक समूह उस पर हमला कर देता, जिनसे उसे भी परेशानी हो सकती थी। लेकिन अगर उसे कोई लुटेरा न भी मिले तो भी सीमावर्ती किला ऐसी जगह थी जहां से जियान चेन आसानी से नहीं निकल पाता। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।